तो मुझे लगा कि टेस्ट के आंसर तो आप लोग खुद से दे सकते हैं, तो आज कोशिश करते हैं टेस्ट से ही शुरू करें। ठीक है, धन्यवाद। तो सभी लोग टेस्ट से शुरू करेंगे, थोड़ा आपके लिए भी वार्म अप भी हो जाएगा और हमें भी पता चल जाएगा कि आपने रिवीजन किया या नहीं किया। सब तैयार? जल्दी से एक उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका का मानचित्र बना लेंगे। आज टेस्ट से शुरू करेंगे, प्रश्न से शुरू करेंगे, आज रेखा चित्र भी सीखेंगे, आज हम कुछ और बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, टेस्ट टेस्ट, जल्दी से टेस्ट। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका मेरे बिना बनाए हुए। चलिए, टेस्ट कितने अंक का है? 30 का। पास मार्क्स कितने? 30। सब लोग तैयार? सभी लोग तैयार? तो जल्दी से, मैं अब चैट नहीं देख रहा हूँ, पहले टेस्ट से शुरू करेंगे। देखेंगे वीकेंड में, सप्ताह अंत में आपने कितने लोगों ने कार्य किया और कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ हमने कुछ गेन भी किया। तो एक टेस्ट हो जाए, टेस्ट से शुरू करते हैं, आपके लिए भी वार्म अप हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग रेडी? पहला, सबसे पहला, पनामा नहर। पनामा नहर। दूसरा, माउंट अकोनकागुआ। अकोनकागुआ, माउंट अकोनकागुआ, ये दूसरा है। तीसरे में है उस्पलाता दर्रा। उस्पलाता दर्रा, हिंदी में भी लिख रहा हूं, कुछ अंग्रेजी में भी लिख रहा हूं। उस्पलाता पास, अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए उस्पलाता पास। चौथा है एक नदी जिसको हम पराना नदी कर दें या पप्पू नदी। पप्पू नदी कोई होती नहीं है, तो पराना नदी। पराना नदी। पांच नंबर पे आएंगे एक पर्वत चोटी, कोटोपाक्सी। कोटोपाक्सी पर्वत चोटी। छठा, एक द्वीप पे जा रहे हैं, एक द्वीप पर जा रहे हैं, गालापागोस। गालापागोस, जहां पे चार्ल्स डार्विन ने अपना शोध कार्य किया। चार्ल्स डार्विन ने जहां अपना शोध कार्य किया, गालापागोस की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? गालापागोस द्वीप, इसलिए हिंदी में भी बोल रहा हूं, अंग्रेजी में भी, ताकि सभी लोग ये टेस्ट देते रहे। बिल्कुल निश्चिंत होकर देना है। एक और द्वीप मेरे पास है जिसको मैं कहना चाहूंगा टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। टेस्ट करते जाएंगे और कुछ नहीं लिखना है, और कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे कोई चैट नहीं चाहिए, सिर्फ अपने उत्तर लिखते जाएंगे। आठवें में पिछली बार भी शायद इसका उत्तर नहीं हुआ, कुछ छात्रों ने घर जाकर देखा होगा। ट्रिनिदाद टबेगो। ट्रिनिदाद, कुछ लोग गुस्सा भी होंगे, अरे यार तब नहीं देखा। ट्रिनिदाद टबेगो तब भी मिस हुआ था। टोबेगो द्वीप, ट्रिनिदाद टोबेगो द्वीप आइलैंड कहाँ है ये? 9 नंबर में सभी लोग ढूंढेंगे हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी, ठीक है। और 10 नंबर में मुझे दे दें हवाई द्वीप। हवाई द्वीप, ये 10 नंबर में। 11 नंबर पर हूं मैं। 11 नंबर पर हमारे पास रहेगा 49th स्टेट, 49वां राज्य। इसका संयुक्त राज्य अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का 29वां राज्य।
यूएसए। 12 में मुझे जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पर एक झील जो पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में आती है, मिशिगन झील, मिशिगन लेक, मिशिगन झील। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील मैराकाइबो झील, मैराकाइबो झील, मैराकाइबो झील, मैराकाइबो झील। 14 नंबर पर आते, 14 नंबर पर आते, कुछ झीलों की बात चल रही है तो टीटीकाका झील, टीटीकाका झील। 15 नंबर पर आते, 15 नंबर पे आते हैं कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। 16 पर आते हैं लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर। 17 पर आते हैं, 17 पर आते हैं बेरिंग जल संधि। 18 पर आते हैं मगेलन जल संधि। 19 पर आते हैं, 19 पर आते हैं, द्वीपों की बात चल रही है। द्वीपों के अलावा मैं केंद्रीय अमेरिका के कुछ देशों की बात करना चाहता हूं। यहाँ पर मुझे एक देश है जिसका नाम है एल सल्वाडोर देश, एल सल्वाडोर देश। और एक राजधानी है, एक राजधानी है जिसका नाम है जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन कहीं की राजधानी है, वो आपको ढूंढनी है। 21 नंबर, 21 नंबर में मैं कोई पठार ढूंढना चाहता हूं। मैं, मेरे पठार का नाम है, मेरे पठार का नाम है कोलंबिया पठार, कोलंबिया पठार, कोलंबिया प्लेटू। 22 में मेरे पास एक झील है नमकीन पानी की, ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक। उत्तर अमेरिका का सबसे निचला स्थान भी यही है, स्थल भी यही है। 22 हो गए मेरे, 22 हो चुके हैं मेरे पास, और जगह नहीं बच रही, तो 22 का टेस्ट खत्म, 22 में करेंगे। सभी छात्र, वैसे तो मैं चाहता हूं कि उत्तर आपके पास हो, उत्तर आपके पास खुद ब खुद होने चाहिए, लेकिन कुछ छात्रों ने कहा कि सर हम तो आपके उत्तर का वेट करते हैं। तो ये पनामा की नहर यहाँ पनामा में आई, पनामा की नहर पहली। दूसरी यहाँ पे माउंट अकोनकागुआ जो अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है, एंडीज की सर्वोच्च चोटी, नंबर 2। नंबर 3 है उस्पलाता दर्रा, ठीक एंडीज के अकोनकागुआ के नीचे यहाँ पर एक दर्रा आता है, दर्रे का ये चिन्ह होता है, समझिएगा, दर्रे का ये चिन्ह है कि ऐसे पर्वत श्रृंखला जा रही है और पर्वतों के बीच में एक तरह का गैप है, इसे दर्रा कहा जाता है, इसे पास कहा जाता है। अक्सर ये पास कैसे बनते होंगे? हो सकता है यहाँ कोई नदी जा रही, हो सकता है यहाँ कोई नदी जा रही हो, इस वजह से आप देखेंगे हिमालय में कई दर्रे नदियों के कारण है, नदियों के कारण। कभी कभी भूस्खलन हो जाता है और बीच में भ्रंश बन जाते हैं, उससे भी बन सकते हैं, तो दर्रे कई कारणों से बनते हैं। यह है उस्पलाता दर्रा। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी निर्बाध वलित पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी निर्बाध, सो लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट, और निर्बाध की अंग्रेजी होती है अनऑब्स्ट्रक्टेड या कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज। इसमें एक बाधा आती है, बाधा का मतलब ये कि कहीं पर भी पर्वतों की श्रेणी जो है वो टूटती नहीं है, यहां पर एक जगह पर टूटती है, इसको कहते हैं उस्पलाता दर्रा। वैसे अधिकांश वलित पर्वतों में कहीं ना कहीं नदियों के कारण, नदियां होने के कारण कहीं ना कहीं पर पासेस आ जाते हैं, दर्रे आ जाते हैं, यहाँ पे बहुत कम है और एक ही है। और इसकी अहमियत यह है क्योंकि अकेला है, तो पूर्वी और पश्चिमी तट को जोड़ते हुए एक रेलवे लेखा मैंने आपको बताई थी, ट्रांस एंडियन रेलवे यहां से जाती है। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3 नंबर? 3 नंबर मैंने यहां डाल दिया। फिर पराना नदी हमने देखा था, पराना, पराग्वे, यूरुग्वे, तो यहीं कहीं पर गिर जाएगी, पराग्वे, यूरुग्वे, ये यहाँ कहीं पर मैं नीला रंग लगा रहा हूं इसमें,
और आपको याद है ये एक सामूहिक रूप से इसका मुहाना जो है, इसका मुहाना क्या कहलाता था? प्लाटा। रियो डी ला प्लाटा, प्लाट नदी बन जाती है, बट इसमें यूरुग्वे और पैराग्वे भी जुड़ जाते हैं। तो ये मेरा हुआ 4 नंबर। 4 नंबर। पांचवा एक ज्वालामुखी पर्वत है, इक्वाडोर में है, कोटोपाक्सी इसका नाम, 5 नंबर। छठा जो है ये भी इक्वाडोर के ही द्वीप है, इक्वेटर पर पाए जाते हैं, 6 नंबर ये हो गया। सातवां टेरा डेल फ्यूगो, ये अर्जेंटीना और चिली, अर्जेंटीना और चिली दोनों के पास इसका कब्जा है कुछ कुछ हिस्सा। तो ये हमारा हो गया टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो 7 नंबर है। इसके दक्षिणस्थ बिंदु को कहते हैं, इसके दक्षिणस्थ बिंदु को क्या कहते हैं? केप हॉर्न। केप हॉर्न जो दक्षिण अमेरिका का दक्षिणस्थ बिंदु है, उसके बाद आ जाती है ड्रेक्स की जलसंधि। ठीक है, तो ये हो गया, 7 तक पहुंच गया। 8 नंबर है त्रिनिदाद टबेगो। बहुत से छात्रों को नहीं मिला था पिछली बार भी, और आज भी हो सकता है कुछ लोग अपने से थोड़ा सा नाराज हो, अरे यार पिछली बार पूछा तब नहीं मिला, अभी भी नहीं। तो ये हमारा क्यूबा, अगर आपको याद हो क्यूबा, और यहाँ पे बहामा, फिर यहाँ पर हाइती, डोमिनिकन रिपब्लिक, फिर जमाइका यहाँ पर, और इस तरह से जो छोटे छोटे द्वीप आए थे, अगर आपको याद हो, ग्रेटर एंटिलीज बड़े टुकड़े और छोटे एंटिलीज, इनका जो अंतिम चरण यहाँ पर आता है ये है ट्रिनिदाद एंड टबेगो। वेनेजुएला के जस्ट ऊपर तट पर ट्रिनिदाद टबेगो। ट्रिनिदाद ये हो गया 8 नंबर। तो आप यूं समझिए कि एक एक तरह का क्रमवार तरीके से एक सीक्वेंस ऑफ आइलैंड्स है, उसका एक सिरा क्यूबा है, दूसरा सिरा ट्रिनिदाद टबेगो था, हवाई द्वीप। यहाँ पर कहीं पर, जहां मैंने अब लिख दिया है, यहाँ कहीं पर हवाई द्वीप आ जाने चाहिए, 10 नंबर। उसके बाद 11 नंबर पे 49th स्टेट, अगर आपको याद हो, ये 49th स्टेट थी जिसका नाम अलास्का है, 11 नंबर यहाँ आ गया। मिशिगन झील, अकेली झील जो पूर्ण रूप से यूएसए में है, कनाडा का हिस्सा नहीं है, ये हमारी मिशिगन हो गई, 12 नंबर इसको मिल गया। 13 नंबर मैराकाइबो झील, यहाँ पर वेनेजुएला में तेल का भंडार, तेल यहाँ पर है वेनेजुएला का। वेनेजुएला की झील बहुत से छात्रों को ये शायद नहीं मिली होगी, अगर आपने घर जाके रिवाइज किया तो पक्का मिली होगी, नहीं किया तो निश्चित रूप से मुश्किल। टिटिकाका हमने देखा था। यहाँ पर बोलीविया का जो पठार है, विश्व का जो दूसरा सबसे ऊंचा अंतर पर्वतीय पठार है, वो है बोलीविया का पठार, इसमें 14 है। अब सभी लोगों से एक एक प्रश्न है, शायद कुछ प्रश्न मेरे पास आया था। किसी ने कहा सर विश्व का सबसे ऊंचा पठार यहाँ पर है, नेपाल में है, यहाँ है, वहां है। तो पहली बात समझिए कि हम पठारों की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने विशेष रूप से यहाँ पर क्या लिखा था? अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार, दो वलित पर्वतों के बीच में जो एक पठार बनता है वो अंतर पर्वतीय होता है। विश्व का सर्वोच्च अंतर पर्वतीय पठार है तिब्बत, और तिब्बत के बाद बोलीविया का पठार। ठीक है, अंतर पर्वतीयों की श्रेणी में, श्रेणी मत भूल जाइए। तो ये हो गया। ठीक है, किसी ने लिखा सर एक झील है, वो बहुत ऊंची झील है, 5 किलोमीटर, वो तिब्बत में है और नेपाल में है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट के पास। देखिए पर्वतों पे बहुत सारी झील होंगी, झीलों की कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि कौन सी अंतर पर्वतीय पठार पर पाई जाने वाली झील। दूसरी चीज टिटिकाका पर किसी ने कहा है सर ये नौवहनीय क्या है। अच्छा एक बात बताइए, ना आप हिंदी जानते ना आप अंग्रेजी जानते, तो आप काहे को यहाँ पर है? अगर आप हिंदी माध्यम के तो नौवहन परिवहन सड़क परिवहन होता है, ठीक है, वायु परिवहन होता है। यहाँ पे जो जलीय परिवहन है, जो सागरीय परिवहन है, उसको नौवहन कहते हैं। ठीक है, जो जलीय परिवहन है उसको नौवहन कहते हैं। तो नौवहन मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो इस झील में नावें चलती हैं, किस लिए चलती है? वाणिज्यिक कारणों से चलती है। किसी ने एक बहुत अजीब सा प्रश्न पूछ लिया, किसी ने एक बहुत अजीब सा प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि सर टिटिकाका में आपने कहा कि वहां पर तो बहुत सारे द्वीप हैं और कुछ द्वीपों पर भारी आबादी भी है। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि झील में आबादी हो? अब देखिए आपकी सोच और आपकी कल्पना कुछ नहीं जाती आगे, तो हम इसका क्या करें? विश्वास कीजिए, आप ही के शहरों में जो नदियां बह रही हैं, उनके निचले क्षेत्र में बहुत से लोग जिनके पास रहने के लिए कोई आवास नहीं है, गरीब लोग शायद उन्हीं में रहते हैं, आसपास रहते हैं निचले स्थान में। जब बाढ़ आती है तो वो लोग वहां से हटाए जाते हैं प्रशासन के द्वारा, क्योंकि ऐसे समय में नदियों में छोटे छोटे द्वीप बन जाते हैं, वहीं पर खेती भी होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत में एक ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है, मशहूर द्वीप है, माजुली द्वीप, जिसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व का रिकॉर्ड है।
माजुली एक द्वीप है झील के बीच में, भारत में ही है, ब्रह्मपुत्रा, मैं क्यों टिटिकाका में जाऊं। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग ऐसे, कुछ क्या मैं कह रहा हूँ, अधिकांश लोग हमारी शिक्षा से जो जुड़े हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि किताबी जानकारी है लेकिन किताब के परे कोई सोच नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई जानकारी नहीं। डिग्री तो है हमारे पास भाई, डिग्री है, लेकिन डिग्री से ऐसी शिक्षा आई नहीं कि भाई सर नदी के अंदर कैसे झील होगी। ठीक है, समझ में आया। तो मैंने आपसे कहा 3 नदियां हैं, पराना, पराग्वे और यूरुग्वे, देख लीजिए जहां से भी आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा है। कोशिश ये थी कि ये भी एक नदी का हिस्सा है और ये भी एक नदी, ये अमेजन नदी की घाटी है और ये पराग्वे, पराने, यूरुग्वे की घाटी। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ऐसे वाले प्रश्न की सर झील में लोग कैसे रह रहे हैं, झील में लोग कैसे रह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, लोकटाक झील है हमारे मणिपुर में। लोकटाक झील में खेती होती है, फ्लोटिंग होता है। और जो लोग कश्मीर में कभी गए हों, डल लेक में तो बाजार लगता है, बाजार लगता है झील में ही, और वहां पे खेती की जाती है। थोड़ा सा अपने देश को जानिए, बड़ी बड़ी आप बात करते हैं आईएएस बनने की, थोड़ा सा अपने आसपास जानिए, भूगोल आपको, आपकी सतह को, आपके आसपास के आवरण को समझने का नाम है, केवल बड़ी बड़ी बातें करने का नाम नहीं। ये साफ दिखाता है, बहुत क्लियर दिखाता है भाई। हो सकता है डिग्री हो, पास कर लिए हो, लेकिन झील में लोग कैसे रहेंगे ये कल्पना है, थोड़ी कल्पना बढ़ाइए। तो टिटिकाका ये हो गया। कैरेबियन सागर, ये तो बहुत ही सरल था, हमारे कैरेबियन द्वीप है और यहाँ पे 15 नंबर कैरेबियन सागर। लेब्राडोर सागर, सर ये नहीं याद था लेब्राडोर, भाई लेब्राडोर, फिर मैंने कहा जिन लोगों ने रिवाइज किया होगा तो निश्चित रूप से उन्होंने रिवाइज किया होगा कि वहां पे डेविस जल संधि है, यहाँ पे डेविस जल संधि है और वहां पे बेरिंग जल संधि है, और डेविस में यहाँ पर जो सागर है ये है लेब्राडोर सागर। और यदि आपको याद हो, इसको भी हमने लेब्राडोर शील्ड कहा था, लेब्राडोर शील्ड के साथ जो सागर है लेब्राडोर सागर है। और यहाँ पे एक मशहूर ठंडी जलधारा आती है जिसका नाम भी लेब्राडोर है। 16 नंबर बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि यहाँ पर है, बेरिंग जल संधि। ठीक है, यहाँ कुछ छात्रों ने एक डाउट प्रश्न में पूछा और मैं सभी छात्रों के डाउट लेना भी चाहता हूं और आप लोग भी समझे कि इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि ऊपर आर्कटिक और नीचे पैसिफिक, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती। अच्छा, कुछ एटलस में लिखा होगा कि ये जो है चुकची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। अरे भाई, इस छोटे छोटे हिस्से को सागर कह दिया और बड़े महासागर भी तो हो सकता है। तो छोटे, अगर माइक्रो स्तर पे देखा जाए, एक सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए माइक्रो से, तो यहाँ के जो छोटे छोटे जलाशय होंगे उनको जोड़ेगा, बेरिंग और चुकची। और अगर एक वृहद सोच देखी जाए तो ये किसको जोड़ता है, प्रशांत और आर्कटिक को भी जोड़ता है। तो ये कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ है भाई। ठीक है, चलिए, तो हमारा 15 कैरेबियन हो गया, 16 लेब्राडोर हो गया, 17 बेरिंग हो गया। मैगेलन की जल संधि अगर आप लोगों को याद हो तो ये टेरा डेल फ्यूगो के इधर से होती हुई जाती है। मैगेलन कहाँ आ गए, 18 नंबर, 18 नंबर। 19 नंबर एल सेल्वाडोर, 19 नंबर एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर जैसा कि मैंने आपसे कहा था, बिग हैन, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरा, एल सेल्वाडोर, यहाँ पर आता है एल सेल्वाडोर देश। मैंने आपसे कहा था परीक्षा की दृष्टि से, प्रीलिम्स की दृष्टि से ये 7 का समूह और यहाँ पे ये 3 का समूह, ये 3 का समूह, ग्याना का समूह जो था, जो हमने ग्याना, सूरीनाम और फ्रेंच गियाना बात की थी, इन समूहों को इनकी राजधानी के साथ आपको याद होना चाहिए। तो एल सेल्वाडोर यहाँ आ गया मेरा 19 नंबर। उसके बाद है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन किसकी राजधानी, जल्दी से बता दीजिए। गियाना, सूरीनाम और फ्रेंच गियाना। जॉर्ज टाउन किसकी राजधानी, जॉर्ज टाउन किसकी राजधानी। तो फिर इसीलिए प्रश्न जान के बनाया, एक तरफ मैंने देश पूछा और एक तरफ इस समूह से राजधानी पूछ ली, तो गियाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। तो हमने कहा कि यहाँ पर हमें राजधानी से भी प्रश्न आ सकता है। कोशिश आपसे ये है कि जो आपकी परीक्षा में आएगा वैसे प्रश्नों को मैं बनाऊं। फिर कोलंबिया, कोलंबिया का पठार, तो ये कनाडा, कनाडा और यूएस की जो सीमा रेखा है, यहां पर एक पठार है, कोलंबिया का पठार। ठीक है, सभी लोग को समझ में। अब एक बड़ा ही हास्यास्पद सा प्रश्न आया मेरे पास, हास्यास्पद सा प्रश्न आया मेरे पास
क्या प्रश्न आया मेरे पास? मेरे पास ऐसा प्रश्न आया कि सर, देश तो यहां पर है कोलंबिया देश, कोलंबिया देश तो दक्षिण अमेरिका में है, फिर कोलंबिया का पठार उत्तर अमेरिका में क्यों है? मतलब इसमें हास्यास्पद ये है कि अगर सचिन है तो एक ही सचिन हो सकता है दुनिया में। अरे भाई, कोलंबिया, कोलंबस के नाम पे बहुत सी चीजें हैं, अलेक्जेंडर के नाम पे बहुत सारी जगह हैं, अलेक्जेंडर के नाम पर बहुत सारी जगह है। दिल्ली में एक जगह है मंगोलपुरी, आपको लगता है मंगोलिया से मंगोल आए थे या दिल्ली से आए थे? पर वो तो मंगोलिया में, दिल्ली में मंगोलपुरी कैसे हो गया? आप समझ रहे हैं? तो ऐसे हास्यास्पद प्रश्न आते हैं, सर देश तो यहाँ है वो वहां पर है, कैसे हो सकता है ये? गांधी स्मारक बहुत सारी जगह पर मिल जाएगा। तो अगर इतना भी अगर सोच का लचीलापन नहीं दिखाएंगे तो वहां तो एग्जाम में तो लड़ जाइएगा। एक काम करिएगा, उत्तर आएगा ना, पूछे कोलंबिया पठार उत्तर अमेरिका या नहीं और दक्षिण अमेरिका वहां होगा नहीं, तो अगर आपको ये लगे तो लिख दीजिएगा वहां पे, काला करने की जरूरत नहीं, ABCD की जगह बुर्बक समझे हो क्या, इतने नहीं है, छोड़ दीजिएगा, ऐसा कर सकते, ठीक है? जब आपको लगेगा तो बिल्कुल करिए। चलिए, तो ये हो गया। तो एक नाम की बहुत सी चीजें बहुत जगह पर मिल सकती हैं, पर जो उस चीज के लिए प्रसिद्ध है वो उस चीज के लिए मानी जाएंगी। यहाँ पर एक नदी भी है, आपको बताया था कोलंबिया नदी, तो ऐसा नहीं है कोलंबिया का मतलब कोलंबिया में ही होगा। आशा है थोड़ी सोच खोलेंगे, हजारों बच्चे आपके चैट पढ़ते हैं, थोड़ी दिमाग लगाइए। जॉर्ज टाउन हो गया, कोलंबिया हो गया, ग्रेट सॉल्ट लेक, तो यहाँ पर एक बेसिन है, बेसिन में यहाँ पर मरुस्थल में ग्रेट सॉल्ट लेक है। ये हमारा 22 हुआ। अगर आपके 22/22 नहीं है तो क्या करूं? ये तो गलत बात है भाई। मैंने कहा था 2 लोग चाहिए, एक ईमानदार शिक्षक, एक ईमानदार छात्र। अगर वो ईमानदारी नहीं रखेंगे तो ना तो मैं प्रेरित रहूंगा ना आप प्रेरित रहेंगे। और अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि हमने बहुत से जीवन में बहुत से कार्य किए और थोड़े समय बाद उसकी प्रेरणा हट जाती है। क्यों हट जाती है? क्यों हट जाती है? देखिए, स्टार्टिंग में तो जब तक कप संभला हुआ है तब तक जोश रहता है। एक बार कप में दरार आ जाए ना तो हौसला टूटने लगता है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, ये खेल बंद कर दीजिए। अब 22/22 नहीं लाएंगे तो ये मजाक बंद कर दीजिए, ठीक है? मेरा आपसे ये भी आग्रह है कि अपना समय बचाइए। फिर क्यों वेस्ट करते हैं ये शाम को 1.5-2 घंटा मेरे साथ? आपका जीवन है, सुंदर जीवन है, कीमती जीवन है, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, अपनी तरह से करिए, काहे फंसे, है ना? इसमें क्यों फंसना है? मत फंसिए, शाम को जो करना है वो करिए। कोई जरूरी थोड़ी है, किसी ने बात बात में आपसे कह दिया कि भैया देखिए IAS की तैयारी करवाएंगे और अच्छे जो छात्र जो हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ज्यादा फीस नहीं दे सकते, हमने खान सर और खान सर की टीम ने प्रण लिया कि हम हर घर तक अच्छी शिक्षा पहुंचाएंगे। पर इसका मतलब ये तो नहीं था कि छात्र अपना प्रयास नहीं करेंगे। खान सर ने ऐसा तो कभी नहीं कहा ना, बच्चों आप मेहनत नहीं करोगे। खान सर ने कहा बेटा पीछे नहीं हटना है, अगर हमारे छात्र हो तो हमें आप पर गर्व होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये तो यार आप हमारा हौसला तोड़ते हैं, हमारी टीम का भी हौसला तोड़ते हैं। अगर आप केवल सर मजा आया आपकी क्लास में, मजे के लिए आए तो गड़बड़ है। और इनका क्या करें हम? ये जो लिख रहे हैं सर उत्तर अमेरिका पूरब से पश्चिम कितना लंबा है, इनका क्या करें हम? इनको कोई मतलब नहीं टीचर क्या क्लास में पढ़ाता है, ठीक है? ये हैंड आउट दे दो तो बहुत लोगों का आ गया, सर ये पढ़ना है क्या सर, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अरे बच्चों, तुमको बता चुके यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर अमेरिका संसार का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आपके मास्टर जी पहले ही बता चुके। आपने जब मानचित्र देखा तभी आपको मानचित्र में क्या करना चाहिए था बच्चों? तभी यहाँ पर लिख देना चाहिए था भाई ये है 3 नंबर, ताकि जब भी एटलस खोलो तो 3 नंबर दिखाई दे जाए। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। विश्व के मानचित्र देखने से ज्ञात होता है कि ये उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए, आपको हमारी कोशिश क्या थी? हमारी कोशिश ये थी, आंसर और उनके साथ जुड़े जितने भी सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं उनको एक ही चीज ने यहाँ पर इस मंच पे आने के लिए बाध्य किया कि हम एकदम गुणवत्ता लेकर जाएंगे और जहां पर भी अभाव होगा हर उस बच्चे के लिए एक उम्मीद बन के जाएंगे। और वो बच्चा
जहां भी होगा अपनी पूरे प्रयास देगा। हमें क्या पता था आप तो हठ धर्मिता पर आ जाएंगे, एकदम हठी हो जाएंगे कि भाई साहब ऐसे ही दो, ये लिखा हुआ दो, ये लिख दिए भाई। पूर्व से पश्चिम 6400 किलोमीटर है, उत्तर अमेरिका कुल क्षेत्रफल 2.49 लाख वर्ग किलोमीटर है, करके दिखा दो, मैं नाक कटवा दूंगा अगर तुमको 6 अगर याद हो गए और परीक्षा तक 2-3 साल तक याद रहे तो। मजाक बना रहे हैं कि भाई साहब ये। कोई बोला कमेंट ना पढ़े, अरे भाई पढ़ा रहे हैं, हमने कहा ना हम भी तो इतने वर्षों पढ़ाए हैं। अगर छात्र का फीडबैक ना लें तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। सर अंटार्कटिका व आर्कटिक दोनों में बर्फ है, फिर भी अंटार्कटिका को महाद्वीप और आर्कटिक को महासागर क्यों कहते हैं? ऐसे बच्चे इस क्लास में बैठे हुए। पहले दिन परिभाषा दी, पहले दिन बच्चों चित्र बना के परिभाषा दी। भूमि के बड़े खंड जो पानी से चारों ओर घिरे हों वो महाद्वीप है। अंटार्कटिका में एक बड़ा भूखंड है जहां पानी से घिरा है तो वो महाद्वीप है। आर्कटिक में तो भूमि है ही नहीं। तो ये क्या है? ये सवाल जवाब वाले, ये सवाल जवाब वाले हैं। ये यहाँ पर बहुत समझदार बनते हैं, तो समझदार बन ले बेटा, कुछ तो करोगे। ये तो एनसीईआरटी कुछ तो पढ़ोगे ना, नहीं पढ़ेंगे ऐसी बात करेंगे। और आप लोग कह रहे हैं सर इनको छोड़ दीजिए, बट आपके जो 21 आए हैं 22 में से उसका क्या करें? एक की माफी है। क्या सोचे थे सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा? बिल्कुल नहीं, सरदार बिल्कुल खुश नहीं होगा। हम सोचे वीकेंड पे यार छुट्टी मिली है, बच्चे एकदम जोश में आएंगे, कुछ करेंगे। ये देखिए ये एक और है, एक तो ये नोट्स, और ये कहाँ पर है बच्चों नोट्स? कई को ये भी नहीं पता होगा ये कहाँ पर है। तो ये नोट्स आपके कंटेंट सेक्शन में बच्चे डाले गए। मेरे पास एक आईआईटी का छात्र आया, वो एक आईएएस ऑफिसर है, तो उसने मेरी क्लासेस की थी भूगोल में और जीएस में भी मेरे संस्थान में क्लासेस की। तो किसी बात पे मुख्य परीक्षा देकर आया और बहुत गुस्से में था। बोला सर 1-2 प्रश्न में उत्तर नहीं दे पाया। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हो जाता है। बोला नहीं नहीं नहीं, उसके उत्तर किताबों में लिखे थे सर, आपने मुझे किताब नहीं बताई। मैंने कहा मैंने तो हमेशा किताब बताई, बच्चा किताब पढ़ता नहीं। बोला सर आप नहीं, जो दूसरे शिक्षक थे, जो दूसरे विषय के शिक्षक थे, उन्होंने हमें किताब नहीं बताई। हमने कहा बेटा वो बहुत मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब पढ़िएगा उनके लिए, वो सर पढ़ाए होंगे कुछ। बोला सर मैं आईआईटी में पढ़ता हूँ सर, मुझ पे छोड़िए ना, मैं ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़ूंगा सर, मेरा सपना है पास होने का, अगर किताब चाहिए तो क्यों नहीं बताई आपने। हम थोड़े शर्मिंदा हो गए यार, हमने कहा ऐसे बच्चे हमें मिलते कहाँ से, हमें मिलते ही नहीं ऐसे बच्चे, हर किसी को ये चाहिए रटे रटाए कुछ। उसने कहा सर किताब मुझ पे छोड़िए ना सर, आप विश्वास रखिए सर मैं आईएएस बनूंगा। क्यों नहीं, आपके उन वाले शिक्षक ने मुझे कहा कि इसकी किताब है। वो मेरा मन करता है कि यहाँ पे बहुत से मेधावी छात्र बैठे हैं, उनके पास किताबों की भी जानकारी होनी चाहिए। बार बार पूछते हैं कहाँ किताब होगी, मैंने एक जगह सम्मिलित करके दे दिया। अब उसमें यह है कि किताब भी पढ़ना है, वो दिक्कत। और मैंने कहा ना थोड़ा दस्तूर हो गया है, थोड़ा दस्तूर भी हो चुका है बदतमीजी का। तो इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सर आप बेसिक से पढ़ाइए, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख पाते हम ना आंसर नहीं लिख पाते, आप बेसिक से पढ़ाइए। ये नहीं समझ आता ये वाला पॉइंट सर, हमको ना पीडीएफ ढंग से दीजिए जिसमें डेफिनेशन हो। ये आपको पहले दिन ही डाल दिया था। महाद्वीप क्या होता है? बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर जल से घिरा हो, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। ये मैंने क्लास में भी बताया। इसे घोर बदतमीजी कहेंगे, सही से पढ़ाइए, हमको डेफिनेशन लिखवाइए। लिखवाए थे बेटा, लिखे काहे नहीं? और ये जो डला हुआ है ये किस लिए डाले? ये मटेरियल डाले हैं पश्चिमी पर्वत श्रृंखला, दक्षिण अमेरिका में कॉर्डिलेरा, ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समानांतर हो। बेटा यही तो लिखे थे, और क्या लोगे? जान लोगे, किडनी लोगे, गुर्दा लोगे, हजारों बच्चा तुमको देख रहा है, शर्म आती कि नहीं आती है? तुम सोचे ये लिख दोगे, हम छोड़ेंगे तुम्हें? तुम बताओ, तुमको हम छोड़ देंगे? फिर हम छोड़ देंगे? ढंग से पढ़ाइए, ये डेफिनेशन दीजिए, क्योंकि हम आंसर लिखेंगे। तुम आंसर लिखोगे, ये आंसर लिखेंगे। काफी देख नहीं पाते, आंख के अंधे नाम नैनसू की आंसर लिखेंगे कि हमसे आंसर नहीं लिखा जाता। आंसर लिखने के लिए चाहिए क्या बताइए? ये डला हुआ पहले दिन से डाल रहा। सर आपने जो ब्राजील में स्टील इंडस्ट्री क्यों नहीं बताई? आपने थोड़ा डिस्कस किया, आंसर नहीं बताया, ये सब पीडीएफ में डालिए। ए सुनो भाई, भौतिक भूगोल चल रहा है, तुमको तो ये भी नहीं पता कि भौतिक और मानव भूगोल में अंतर क्या है मुन्ना? पहली क्लास में बताए थे। तो ब्राजील की स्टील इंडस्ट्री तो मुन्ना मानव भूगोल में पढ़ाएंगे, सिलेबस तो तुम देखते नहीं, क्यों?
तो बहुत पढ़े लिखे हो, खुद है पढ़े लिखे हो, सही से पढ़ाइए, ऐसे पढ़ाइए जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ाइए। अगली बार सोच के लिखना बेटा, कैट हमारे पास भी आता है। तो देखे हो कि नहीं कौन सी फिल्म है चक दे, जिसमें हॉकी टीम जब तक नहीं जीती तब तक लगे रहे सब लोग। चक दे में शाहरुख खान बोले कि एक टीम में एक ही गुंडा हो सकता है, इस क्लास में एक ही टीचर हो सकता है बच्चों, इस क्लास में एक ही टीचर हो सकता है, और चकदे की तरह मैच जीतना ही जीतना है। दाएं बाएं सब जगह काम करना शुरू कर दो, मजाक मत करो। आपका भी सपना और हमारा भी सपना है, मेल खाएगा तो मजा आ जाएगा। और मैं बता रहा हूं, अपनी तरह से फंसे हो इसलिए बेशर्मी से लिखते हो सर मेरे 10/22 आए। चुल्लू भर पानी मैं भिजवा दूं, उसमें डूब के मरो यार। आप सोच रहे मैं मुस्कुराते मुस्कुराते वो करने वाला हूँ। एक दो बोले सर इधर उधर की बात मत करो, हमको सिर्फ पढ़ाओ। यही वाले हैं जिनके नंबर 12 आते हैं। सर मैंने आपने बताया वैसे एटलस पर ही लिख दिया और बहुत कुछ याद भी हो गया सर, धन्यवाद। और कई तो ऐसे लिखते हैं सर डर लगता है, सर डर लगता है कि मैं भूल तो नहीं रहा, बट जब टेस्ट देता हूँ सब सही हो जाता है सर। ये तो जादू है। ये जादू कब अनुभव होगा बच्चों, कब अनुभव होगा? ये तब अनुभव होगा जब आप इस पे विश्वास करेंगे। विश्वास किए नहीं और जो है ये कंटिनेंट धीरे धीरे स्मॉल हो रहे हैं। किसने बताया भाई? कौन सी वाली पिए थे आज? ज्यादा सस्ती पी लिए क्या? कंटिनेंट छोटा छोटा होता जा रहा है क्योंकि 75% पानी 50% ये, इन दोनों में फ्रिक्शन हो रहा है, रगड़ाई हो रही है। जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार में कभी कभी हो जाता है ना, फ्रिक्शन हो रहा है और धीरे धीरे ओशन लैंड को अपने अंदर समा रहा है। कौन सा देख रहे हो आजकल है? उसके बाद क्या है, अंदर ले रहा है। आप मुझे बस इतना बता दो कि ओशन और लैंड में फ्रिक्शन होने से क्या होता है। गठबंधन सरकार बनती बेटा, और कुछ नहीं होता है। आई एम बिगिनर, और बिगिनर के साथ और बहुत है। मैं सिस्टर से प्रॉपर बोल रही हूँ कि 4-5 लोग का ग्रुप बनाया जाए और रिक्वेस्ट की जाए। ये सिस्टर से बोल रही, लिख रहा है, नाम इसका लड़का है। ये सिस्टर से ग्रुप बनाना चाह रहा है कि जो है हम सब समझें। समझो समझो समझो, बहुत बढ़िया समझो। हम समझ रहे, हम भी समझ रहे। तो अगर आपको ये लगा, अगर आपको ये कहीं पर भी लगा कि भूगोल आपके अंदर से मैं नहीं निकालूंगा तो भूल जाओ, निकाल के मानूंगा। बहुत क्लियर हूं मैं। ये समय परिवार को भी दे सकता हूं, अपने को भी दे सकता हूं। क्यों हटा हुआ आपसे निकालना? 22 से 22/22 से नीचे आ रहा है तो शर्म आनी चाहिए। सिंपल सिंपल। ये 21 वाले बहुत घूम रहे हैं सड़कों पर यार, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। सर आज चंद्रमा से सटा हुआ एक तारा देखा, ऐसा पहली बार देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ सर? तो बेटा ऐसा हुआ कि ब्रह्मलोक से ना आपके लिए एक तरह का संकेत है कि आपका राहु उच्च का हो चुका है और अब आपके लिए सफलता आगे ही आगे बढ़ती जाएगी। आपको पश्चिम दिशा में एक व्यक्ति मिलेगा, उसको 101 रुपया दीजिएगा, वो आपके भविष्य के बारे में बताएगा और आप निश्चित रूप से IAS बन जाएंगे। लेकिन उससे सिर्फ सुन के आ जाइएगा, उसके पास गुफा भी है, गुफा में कांड हो सकता है, गुफा में मत जाना बेटा। सर ये कैसे हो गया? तारा और चांद दोनों एक साथ आ गए, अद्वितीय, अद्भुत। रोज आते हैं, रोज आप सो रहे होते हैं, रोज आते हैं, रोज आते हैं, रोज आते हैं। ये आप हो, ये आप हो, ये पृथ्वी पर हो, और यहां पर चंद्रमा अपनी कक्षा में आता है, मून आता है, और दूर एक तारा है। ये एक तारा है जो आपको ऐसे दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा आपके पास है, चंद्रमा पृथ्वी से पास है, तो सापेक्षिक रूप से तारा तो वहीं रहता है, लेकिन चंद्रमा आप देखेंगे एक दिन यहां, एक दिन यहां, एक दिन यहां, और धीरे धीरे ये आपको तेज चलता प्रतीत होता है। जैसे कि आपने चलती हुई रेलगाड़ी में देखा होगा, अगर आप रेल में खिड़की से बाहर देखें, दूर कोई पर्वत हो तो वो वहीं पर स्थिर रहता है, लेकिन साथ में खंबे और बहुत तेजी से जाते हैं, तो ये है। तो अगर चंद्रमा यहां पर है तो आपको चंद्रमा यहां दिखाई देगा और तारा यहां दिखाई देगा। लेकिन ऐसे भी समीकरण आएंगे जब चंद्रमा और ये लगभग एक ही रेखा में होंगे, बहुत बार होता है। तो आपके लिए
ये नया होगा, दुनिया में सबसे साधारण चीज है, बट फिर भी मैंने कह दिया। पश्चिम दिशा में जाइएगा, दाढ़ी लंबी होगी जो आपको बताएंगे कि आपके भविष्य में क्या है। एकदम राहु का एकदम आपका उच्च का हो चुका है। गुफा में मत जाना, बता दिया, मास्टर का काम है, पहले बता देना चाहिए, इसलिए लिख दिया। आइंस्टाइन ने कहा कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। पहली चीज, इस परीक्षा को मैं पास कर सकता हूं। दूसरी चीज, कल्पना से जुड़े हुए तरीकों से अगर इस परीक्षा को पास की जाए तो बढ़िया से पास हो सकती है। रट रट के पंडित बनाना कोई रट से नहीं होगा बेटा। पांडित्य कब आएगा? जब आपके पास कल्पना भी होगी और ज्ञान भी होगा। तो ये आप सबसे अनुरोध है। तो आपके इतने इतने खतरनाक प्रश्नों को देखते हुए, जिसमें मुझे मतलब ऐसे हृदय रोग भी हो सकता, और भी सारे रोग हो सकते हैं, मैंने सोचा कि आज की क्लास का नाम बदला जाए। आज की क्लास में आपको कुछ और चीज दी जाए, जो मुझे ठीक लगे वो दूंगा मैं। विश्व भौतिक भूगोल के सिद्धांत, विश्व भौतिक भूगोल के सिद्धांतों पे चल रहा हूं। और अगली बार मत लिख देना, बेसिक से पढ़ाओ डेफिनेशन के साथ। फोन से निकल के मारेंगे, फोन से निकल के मारेंगे, देख लेना, पहले डाल दिया तुम्हारे लिए, समझ रहे हो? अरे सर गुस्सा ना ना ना, गुस्सा नहीं हो रहे, मारेंगे, मजा आएगा भाई, फुल ऑन एंजॉय करें, पटक पटक के मारे। ये पूछे थे डेफिनेशन, उत्तर लिखोगे, बताओ। बोले मास्टर जी को गुस्सा आ रहा, मास्टर जी फुल ऑन मजा ले रहे। तुम चैट करोगे, हजारों लोग पढ़ेंगे, समझ गए? चलिए, तो आज क्या कर रहे हैं, पहले स्थल के कुछ सिद्धांत, स्थल मंडलीय सिद्धांत, जल्दी से लिखते जाइए। अब हो गया जो हमें बताना था, बहुत ही क्लियर है। आगे से किसी भी टेस्ट में, हो गए 5 दिन, किसी भी टेस्ट में पूरे अंक नहीं आए तो शाम को आपको गिल्ट होनी चाहिए। मैं बहुत ही क्लियर हूं। इतने सरल तरीके से अगर नहीं पकड़ पा रहे हो, अभी भी सर सब लेके बैठे, हमसे कुछ नहीं हो रहा, काहे को? अरे एकदम एक्सट्रीम मटेरियल हो, हीरो बनने लायक मटेरियल, कहाँ ये सब फंस गया यूपीएससी, सीधा सिनेमा हीरो, एब्सोल्युटली। हर मंडलीय सिद्धांत, ठीक है? तो कहां से चल रहे हैं? पृथ्वी की उत्पत्ति, जल्दी से लिखते जाइए सभी लोग। मेरी दृष्टि से देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की सतह कैसे हुआ ये, ठीक है? तो जल्दी से सब लिखते जाएंगे। अब मैं कोई चैट वैट नहीं देख रहा हूँ, अब मैंने चैट देख ली, और अगली बार चैट करने से पहले सोच लेना। और बहन आओ ग्रुप बनाते हैं, बहनों दूर रहना ये ग्रुप वाले भैया से, ठीक है? और सर वो तारा जो देखा था, हाँ हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा महसूस होता है, आज तारे तुम्हारे लिए निकले, ठीक है? पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई? बहुत सिंपल तरीका, पहले क्या बना? सूर्य बना। सूर्य क्या है? एक तारा। सूर्य क्या है? तारा। मैं आज भौतिक भूगोल नहीं पढ़ा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं वो लिख लो, ये मान के चलना, ये मान के चलना। भौतिक भूगोल की क्लास भी होगी जिसमें हम ब्रह्मांड की बात भी करेंगे। तो राइटिंग आंसर कैसे लिखे? हेल्प प्लीज, अंकित कुमार ये लिखो, तुम्हारी हेल्प मैं ही कर रहा हूं, समझ रहे हो? तो ट्रस्ट मी, हेल्प भी हो रही है। आंसर कैसे लिखे? सर ये पता नहीं आंसर कैसे लिखे, जब पता नहीं कंटेंट नहीं होगा तो क्या लिखेगा उधर? चुटकुला लिखेगा। सूर्य एक तारा है, सूर्य के तारे चारों तरफ क्या हो जाते हैं? ग्रहों का निर्माण। सर कैसे हुआ? आज नहीं बता रहा हूं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है। ये जब ग्रह बनते हैं, ये सबसे पहले जब ग्रह बनते हैं तो ये ग्रह क्या होते हैं? पिघले हुए आग के गोले, पिघला हुआ आग का पिंड, आग का पिंड होता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? एक पिघले हुए आग के पिंड के रूप में हुई। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, चैट में जो लिख रहे हो ये लिखो, अब ये लिखो, एकदम सीरियसली ये लिखो, बहुत हो गया। कैसे? ये बता देंगे जब सिद्धांत आएगा। अब ये मान लीजिए बिल्कुल वो है। अब कोई यहाँ पे ज्ञान दिखा रहा है, बिग बैंग थ्योरी, रख ले अपनी थ्योरी, यहाँ रखनी जेब में, ऊपर की जेब में, नीचे की जेब में, जहां रखनी रख ले, बिग बैंग होता रहेगा तेरा। यहाँ पे लिखो, बिल्कुल क्लियर, कोई इधर उधर का नहीं। तारा है, तारा के चारों तरफ ग्रह बनते हैं, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी कैसे बना? स्टार्टिंग में ऐसे ही पिघला हुआ आग का पिंड बना है। तो पृथ्वी क्या है? एक आग का गोला, आग का गोला। कब हुआ ये?
4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। बिलियन को जो सर हिंदी में लिखे, नहीं तो मूड ऑफ हो जाता है हमारा। मूड वाले मूड बनाए। अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी एक जलता हुआ पिंड के रूप में अवतरित हुई। कैसे हुई पढ़ा देंगे, आज वो क्लास नहीं है, उसकी जरूरत नहीं। हमें कहां पर जाना है, यही जो स्थल मंडल, इनके सिद्धांतों पर जाना है। जो भी लोग इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं नॉन सीरियस है, इनकी कोई चिंता मत करो, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये वाला लिखना है। यहां तक आ गए, कितने चरण लिखे, 1 2 3। अगले पेज पे आ जाएंगे। आज सिर्फ नोट्स 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 होते जाएंगे और बहुत सी चीजें मैं सिखाने वाला हूँ। उत्तर लेखन भी सिखाऊंगा, लेकिन उत्तर तब आएगा जब हमारे पास कुछ जानकारी होगी। अगले पेज पर, नोट्स में अगले पेज पर जाएंगे। अब की बार ये यहां पे बना दो। पृथ्वी एक आग का पिंड, आग का पिंड, आग का गोला, बॉल ऑफ फायर अंग्रेजी में। अंग्रेजी वाले गुस्सा में रहते हैं। बॉल ऑफ फायर। बहुत उच्च तापमान है, बहुत सारी गर्मी है, सिर्फ आग आग लगी हुई है और हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये 1 हो गया, 1। यहां पर पृथ्वी ठंडा होने लगा। तो नहीं लिख रहे हैं इसको, तो क्रम है। तापमान कम होने लगेगा, पृथ्वी ठंडी होने लगी, क्योंकि तारे में तो अपनी ऊर्जा होती, ग्रहों में अपनी ऊर्जा नहीं होती, तो ग्रह ठंडे होने लगते हैं। जब ठंडे होते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पहले बाहर से ठंडे होते। सोचिए आपके घर में आपका मन हुआ हलवा बनाने का, ठीक है, हलवा बन रहा है और हलवे में आपने क्या किया, एकदम गरम गरम अपनी प्लेट में डाला। तो जब प्लेट में डालते हैं गरम गरम हलवा और आप बहुत बहुत ज्यादा उत्साहित हो, आपको बहुत पसंद है हवा, आपने जल्दी से चम्मच लिया और एक चम्मच मुंह में डाल लिया। क्या आपको आपके जीवन का सबक मिल गया कि नहीं मिल गया उसी समय, कि गरम हलवा कभी भी मुंह में मत चम्मच से डाल लेना, तब जल जाता है। तो क्या करना, इंतजार करना। क्यों, ये ठंडा होने का। जब वो ठंडा होता है तो पहले क्या होता है, ऊपरी परत ठंडी होती या नहीं होती। तो क्या होगा, पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होकर ठोस हो जाए। ऐसा कुछ आपने हलवा में देखा, हलवा लिया, पिछली बार गरम गरम को एकदम से मुंह में डाल लिया, आपको जीवन का सबक मिल गया। अब की बार आपने कहा मैं बहुत समझदार हूं, अब जब मैं इसको ठंडा होने दूंगा तो उस पर परत आ गई, जैसी परत आ गई आपने उसमें उंगली डाल दी, आपको जीवन का दूसरा सबक मिला। दूसरा सबक क्या मिला, हलवे पे परत आने का मतलब ये नहीं कि हलवा ठंडा हो जाता, भाई इंतजार किया करो। तो पृथ्वी पर ठोस परत आ जाने का मतलब ये नहीं कि पृथ्वी ठंडी हो गई, पृथ्वी के अंदर अभी भी क्या है, गर्म है सब कुछ और पिघला हुआ है। ठीक है, आज भी पृथ्वी के अंदर गर्मी है, आज भी पृथ्वी के अंदर गर्मी है। ठीक है, तो पहले क्या है, पृथ्वी एक आग का पिंड है, उत्पत्ति हुई है, उसके बाद पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसमें गर्म और पिघली हुई चीजें अंदर है, लेकिन बाहर क्या हो गया, एक ठोस परत बन गई। इस परत को क्या कहते हैं, प्रारंभिक परपटी। प्रारंभिक परपटी जो पहली बनी होगी। अंग्रेजी वाले छात्र जो दुखी हैं उनके लिए प्राइमोर्डियल क्रस्ट। सिद्धांत लिखवा रहा हूं, बहुत काम आने वाले हैं सिद्धांत, जल्दी से लिखते जाइए, जल्दी से लिखते जाइए। ठीक है बेटा, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नहीं है कि यहाँ पर आप पेशकश रख रहे हैं, सर पहले ये करवाइए वो करवाइए, जो करवा रहा हूं वो करो। तो ठोस परत प्राइमोर्डियल क्रस्ट, प्राइमोर्डियल क्रस्ट ये पहली ठोस परत है, अंदर वो। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पृथ्वी के अंदर क्या है। पृथ्वी के अंदर सब कुछ गर्म है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें मीथेन है, इसमें लोहा है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें कॉपर है, इसमें धातु है और इसमें गैस भी है। समझ में आया? इनमें कौन सी चीज हल्की कौन सी भारी, क्या ये चीज हल्की है या नहीं है? हल्की चीजें भी हैं, भारी चीजें भी हैं और मिश्रित भी हैं। हल्की चीजें भी हैं, भारी चीजें भी हैं और मिश्रित भी हैं। समझ में आया? सभी लोग मेरे साथ हैं? तो आप यूं समझिए, यूं
देखिए, आपने क्लास के लिए अब भाग के आए, क्लास के लिए बैठ गए और आने से पहले कुछ खा लिया। जो भी आपने खाया, क्लास से पहले जो भी आपने खाया, उसमें कुछ गड़बड़ था, उसमें कुछ गड़बड़ था, वो खाना ठीक नहीं था। अब आपके पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, तो क्या आप मेरी क्लास में बैठ पाएंगे? गुड़गुड़ हो रहा है तो क्लास में बैठ पाएंगे चैन से? सोनू भैया, जो करवा रहे हो कर लो। वैसे आपकी जानकारी ज्यादा होगी, हो सकता कहीं पे शिक्षक भी हो। सोनू भैया, इस पे ध्यान दीजिए। क्लास नहीं कर पाए, क्यों? पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। तो पृथ्वी के पेट में क्या हो रहा है? गुड़गुड़ हो रहा है। पृथ्वी के पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, बहुत सी चीजें भारी भी हैं और ये भी हैं, सब मिक्स हैं। तो हल्की चीजों की क्या कोशिश है? हल्की चीजें क्या करना चाहती हैं? ऑक्सीजन क्या करना चाहता है? ऑक्सीजन, सर ये बाहर आना चाहता है। मीथेन क्या करना चाहता है? सर ये पृथ्वी से बाहर आना चाहता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करना चाहता है? सर ये बाहर आना चाहता है। लेकिन ये बाहर क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि सर यहाँ पे आयरन है, मैग्नीशियम है, मर्क्यूरी है, कॉपर है, लेड है। सर ये भारी है आयरन, ये केंद्र में जाना चाहते हैं। दिक्कत है। भारी चीजें कहाँ जाना चाहती हैं? केंद्र में। भारी चीजें केंद्र में जाना चाहती हैं और हल्की चीजें बाहर आना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर एक प्रकृति का नियम है, कहीं पर भी नियम है कि चीजें अपने घनत्व के आधार पे लगती हैं। लगती या नहीं लगती? आप एक ग्लास लीजिए, ग्लास में ले लीजिए पानी और पेट्रोल मिक्स कर दीजिए और उसको छोड़ दीजिए, तो क्या होगा? पेट्रोल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा कि नहीं? घनी वाली चीज नीचे, हल्की वाली चीज ऊपर। तो ये पूरी कोशिश हो रही है, ये पूरी कोशिश हो रही है। पृथ्वी के अंदर लड़ाई चल रही, गुड़गुड़ चल रही, गुड़गुड़ चल रही है। इस प्रक्रिया में बहुत समय लगेगा, समय लगेगा। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेंसिटी डिफरेंशिएशन। डेंसिटी डिफरेंशिएशन, अपने घनत्व के आधार पे लगने की प्रक्रिया, घनीभूतीकरण। सभी लोग मेरे साथ? जल्दी से क्विकली, जल्दी बनाएंगे। दो चीजें होगी, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब पृथ्वी के अंदर ये हल्की गैसें पृथ्वी के इस आवरण को फोड़ने वाली, विस्फोट होने वाला पृथ्वी पर। पृथ्वी पर क्या होगा? विस्फोट होने वाला है। क्यों विस्फोट होने वाला है? हल्की चीजें से तोड़ के निकलेंगी। अब अगले पेज पर आएंगे, अगले पेज पर आएंगे और पृथ्वी पर एक धमाका हो गया। एट 800 मिलियन ईयर्स, 800 मिलियन ईयर्स, यानी करोड़ों वर्ष तक, करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटेंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी की सतह पर क्या होगा? ज्वालामुखी फटेंगे। पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी फटेंगे। क्यों फटेंगे? वापस जा रहा हूं, क्यों फटेंगे जल्दी से बताइए। कौन फोड़ेगा उन ज्वालामुखियों को? कौन फोड़ेगा? जल्दी से बताइए, कौन फोड़ेगा? बेवकूफी वाली बात नहीं सुनूंगा एकदम से। सर ये फिर से समझाइए। बताया पृथ्वी गर्म है, गर्म चीज अंदर गर्म है लेकिन बाहर से ठंडा हो जाता है। हलवा सोच लेना, कल्पना डाल देना। भारतीय हो, उत्तर भारतीय, हलवा सभी ने खाया। फंडा मत देना हमको, हलवा नहीं समझ में आता। हलवा बाहर से तो ठोस हो रहा है लेकिन अंदर अभी भी गर्म है, अंदर अभी भी गर्म है। और अंदर हल्की चीजें, क्या चीज फोड़ के निकालना चाहती हैं? गैसें। ये गैसें विस्फोट कर देंगी। क्यों? क्योंकि ये
पहली जो परत है ये पतली परत है, ये कमजोर परत है, कमजोर परत है। अगर इस पे दबाव डालिएगा, कौन डाल रहे हैं? गैसें डाल रही। सर क्या गैस पृथ्वी को तोड़ सकती है? सुनिए, जितने भी ज्वालामुखी आज तक फटते हैं उनको फोड़ने में कौन जिम्मेदार है? अंदर की गैसें, गैसों का प्रभाव। और अगर गैस नहीं सोच सकते हो तो घर में जो प्रेशर कुकर होता है ना, जिसमें स्टीम आती है, भाप से प्रेशर कुकर होता है, भाप से रेलवे भी चलती थी, जो पहला रेल इंजन बना वो भाप से नित थे। तो ये गैसें इसको तोड़ने वाली हैं। मुन्ना बन के अगर बोले सर एक बार फिर से समझा दो, प्ले कर लेना, कल्पना लेकर आओ। सर हम बहुत धीरे धीरे चलते, तेज चलो, तेज चलो, बहुत हो गया, 12-12 नंबर, परेशान हो गया हूं मैं, किसी के साथ कोई ऐसी सहानुभूति नहीं, सर हमारे 12 ही आते हैं। ठीक है, गैसें विस्फोट करेंगी तो क्या निकलेगा? गैसें निकलेंगी। कौन सी गैस सबसे पहले निकली? सबसे ज्यादा गैस, आपको हैरानी होगी, क्या आपको पता है ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा गैस कौन सी निकलती है? क्या आपको पता है ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा गैस कौन सी निकलती है? भाप। भाप। क्या बात कर रहे हैं सर, ये भाप आई कहां से? पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर बच्चों आज भी बहुत सारा पानी फंसा हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति में जब सारे पदार्थ बने, पृथ्वी की उत्पत्ति में जो बहुत सारे पदार्थ बने, तो वो पानी अभी भी अंदर है। आप सोचिए, पानी अंदर है, अंदर का तापमान अगर 2000 डिग्री सेल्सियस है तो पानी क्या बन गया होगा? सुपर हीटेड स्टीम वो बाहर निकलना चाहता है। उसके अलावा, भाप के अलावा और भी गैसें निकली हैं। वायुमंडल की प्रक्रियाओं में सिखाऊंगा कि किस तरह से वायुमंडल बना। और क्या गैसें निकली? मीथेन निकली, अमोनिया निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, मीथेन निकली, अमोनिया निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, कार्बन मोनोऑक्साइड निकली। ये सारी गैसें पृथ्वी के अंदर फंसी हुई। तो ये हल्की है, ये क्या कोशिश कर रही है? बाहर निकलने की। और कौन अंदर जाना चाह रहा है? कौन अंदर जाना चाह रहा है? कौन अंदर जाना चाह रहा है? भारी चीजें अंदर जाना चाह रही, जैसे मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम, जैसे निकल, जैसे आयरन। अब ये बताइए कितने लोगों ने स्कूल में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, जल्दी से बताइएगा, स्कूल में पढ़ा कि पृथ्वी की परपटी जो होती है सियाल होती है, और ये सीमा होती है। सीमा सुनते ही लड़की याद आती थी बहुतों को। और ये क्या होती है? नाइफ होती है। निकल और आयरन से पढ़ा कि नहीं पढ़ा बच्चों? ये बताया कि सुवेस साहब ने, एडवर्ड सुवेस ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। एडवर्ड सुवेस सेड कि ये हमारी परपटी होती है, परपटी को अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं, ये मेंटल, और ये क्या है? कोर। याद है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। याद है कि नहीं याद है? सभी लोगों ने रटा था ये। आज मैं बताना चाहता हूं कि ये कैसे बने। इनका बनने का केवल एक तरीका, सबसे घनी चीज केंद्र में चली गई। क्यों चली गई? आपको पता है यहां का घनत्व कितना है? 13.6, और यहां का घनत्व कितना है? 2.6। 2.6। बच्चे रटते हैं इस चीज को, रटते हैं, काहे का रटना है? सिंपल प्रक्रिया हुई, प्राकृतिक प्रक्रिया। भारी चीजें केंद्र में गई और हल्की चीजें ऊपर। सर मुझे समझ नहीं आ रहा। मुन्ना कैसे समझ में आएगा? तुम तो कल्पना कर ही नहीं पा रहे हो कि यहाँ पर पानी और सरसों का तेल ले लो। कि सर मैंने पेट्रोल कभी मिक्स नहीं किया। सरसों का तेल ले लेना और पानी में घोल लेना, आप देखोगे सरसों का तेल ऊपर तैलेगा और पानी नीचे तैलेगा। पानी नीचे क्यों तैरेगा? क्योंकि पानी का घनत्व ज्यादा है। तो जो भारी चीज है वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाएगी, गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की तरफ जाएगी। समझ में आया? समझ में आ गया? तो ये सब पढ़ा हमने, सियाल, सीमा, नाइफ, और रटा भी। और सुना ये भाई कोर, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। ये नहीं सोचा ये हुआ क्यों। ये तो अपने आप बैठ गए। भारी चीजें केंद्र में, हल्की चीजें ऊपर। सभी लोग मेरे साथ? तो 7वीं क्लास एनसीईआरटी में है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको कुछ याद आया तो अच्छी बात है। यहां तक ठीक है? ये सब हटा दो, ये सब मैंने हटा दिया। अगर आपने लिखा था तो अच्छी बात है, और अगर आप सुन रहे हो और मुझसे नाराज हो कि भैया मेरी तरह नहीं पढ़ा रहा और नहीं पढ़ाएगा तो मैं तब तक नहीं पढ़ूंगा, तो मैं बहुत ही क्लियर हूं। ठीक है, बहुत ही क्लियर हूं। 22/22 लाओगे नहीं, मैं भी नाराज हूं।
मैं नहीं दे रहा, कोई भी इज्जत नहीं देने वाला मैं। तो पृथ्वी कब फटेगी? शाहनवाज हुसैन पूछ रहा, पृथ्वी कब फटेगी? शाहनवाज हुसैन, एक काम करो, इंटरनेट पे गूगल पे जाओ, और गूगल पे अक्सर जो तुम ढूंढते हो ना, वो जो वीडियो ढूंढते हो वो वाले, वो मत ढूंढना। टाइप करना पृथ्वी पर ज्वालामुखी कहाँ फट रहे हैं, तभी पता चल जाएगा। एक दिन वो वाला वीडियो मत देखना जो तुम देखते हो, एक दिन वो वाला कर लेना गूगल पे कि ज्वालामुखी कहाँ है, तो अभी पता चल जाएगा कहाँ कहाँ फट रही है। ठीक है? फिर पृथ्वी अगली कब फटेगी? तुम चंपक सवाल पूछोगे तो मैं नंदन जवाब दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं क्लियर हूं। फिर कहाँ फट रही, लेकिन गूगल पे वो वाला वीडियो मत देखना, आज ना देखना। चलें आगे बढ़े। फटेगी तो सभी लोग, ये सब बाहर आ रहा है। बाहर आने पर क्या होता है? जलवाष्प बाहर आ रहा है। जलवाष्प जब बाहर आएगा तो ये ठंडा होगा। जलवाष्प ठंडा होगा। जल्दी से बताइए, जलवाष्प अगर ठंडा होता है, जलवाष्प जब ठंडा होता है, अगर मैं एक पानी उबल रहा है उसमें से भाप आ रही है, उस पर एक ठंडी प्लेट कर दूं तो क्या हो जाएगा? प्लेट के ऊपर पानी जम जाएगा कि नहीं? तो वाष्प किस में वापस बदल जाएगी? पानी की बूंदों में बदल जाएगी। बदल जाएगी। उसको क्या कहते हैं? संघनन, कंडेंसेशन। सुना है? कंडेंसेशन हो जाएगा। बहुत सही बात है, बिल्कुल कंडेंसेशन। ये जो ज्वालामुखी फटे कितने साल के लिए? कई करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर, करोड़ों साल तक सिर्फ ज्वालामुखी फट रहे थे। पृथ्वी के प्रारंभिक काल में सिर्फ ज्वालामुखी, हर जगह ज्वालामुखी। उसके बाद एक और चमत्कार होने वाला है। बताऊं क्या चमत्कार होने वाला है? ये जलवाष्प अब चमत्कार करेगा। ये सारा का सारा जलवाष्प क्या हो जाएगा? ठंडा होगा। ठंडे होने पर ये क्या हो जाएगा? संघनित हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा इसका, और ये क्या बना देगा? बादल। अब पृथ्वी किससे ढकी जा चुकी है? जल्दी से बताइए, पृथ्वी किससे ढकी जा चुकी है? बादलों से। सर ये बादल कहां से आए? बच्चे, वायुमंडल में जलवाष्प है, ध्यान दीजिए, वायुमंडल में जलवाष्प है। जलवाष्प ठंडा हो रहा है, ठंडा होने से क्या हो रहा है? वाष्प जो है बूंदों में वापस जा रहा है। बूंदों से क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। बादल से क्या होगा? वर्षा होगी। पूरी पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों तक वर्षा होती रही। पहले क्या आते रहे? करोड़ों वर्षों तक पहले ज्वालामुखी फटते रहे। आपको लगता है जीवन संभव होगा उस काल में? मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल। लेकिन फिर वर्षा होने लगी। कितने सालों हुई? करोड़ों साल हुई। और पूरी की पूरी पृथ्वी किससे ढक गई? पूरी की पूरी पृथ्वी बच्चों जलमग्न हो गई। पूरी की पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। कोई मैं आपको महाभारत के काल की कहानी, प्रलय की कहानी नहीं बता रहा हूं बच्चों, हकीकत बता रहा हूं, वैज्ञानिक रूप से बता रहा हूं कि ऐसा हुआ। पहले पृथ्वी के अंदर आंतरिक संरचना में भारी चीजें केंद्र में गई और हल्की चीजें बाहर की तरफ आने लगी। हल्की क्या थी? गैसें थी। गैसें फट के बाहर आई। उन्होंने पर्पटी को तोड़ दिया, तोड़ के बाहर निकल आई। और उनमें सबसे ज्यादा धकेलने वाली गैस कौन सी है? स्टीम है। और वो जब ठंडी होती है तो वायुमंडल में ठंडी होकर भाप बन गई बादल। बादल से क्या हुई? वर्षा। वर्षा से पूरी की पूरी पृथ्वी क्या हो गई? अब पूरी की पूरी पृथ्वी मिटा दी गई। ठीक है? पूरी की पूरी पृथ्वी बच्चों क्या हो गई? जलमग्न हो। अब पृथ्वी पर क्या है? पानी, पानी। कब? सर आज तो हमारे पास महाद्वीप है बेटा, वो आज है। महाद्वीप बाद में आए। अब पृथ्वी क्या है? जल से आच्छादित एक ग्रह, पानी ही पानी। सच बता रहा हूं, ये कोई भी पौराणिक कथा नहीं बता रहा हूं, वैज्ञानिक बात बता रहा हूं। पृथ्वी की उत्पत्ति क्या हुई? जल्दी से बताओ बच्चों, जोर से बताना, क्या हुई? पहले सूर्य बना। सूर्य के कुछ जो चीजें, सूर्य में नहीं गए पदार्थ, बचे हुए पदार्थ से क्या बना? ग्रह बना। ग्रह कैसा था? जलता हुआ पिंड, आग का पिंड, आग का पिंड। उसके बाद उसमें अपनी ऊर्जा न होने के कारण क्या हुआ? वो ठंडा होने लगा। कहां से ठंडा होना शुरू किया? बाहर से ठंडा होना शुरू किया, लेकिन अंदर अभी भी गर्मी थी, चीजें पिघली हुई थी और चीजें मिश्रित थी। भारी चीजें, भारी चीजें केंद्र में जाना चाहती थी, हल्की चीजें बाहर आना चाहती थी। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डेंसिटी डिफरेंशिएशन। अपने घनत्व के आधार पर वो लगना चाहती थी। उस क्रम में लाखों करोड़ों साल लड़ाई चलती रही पृथ्वी के गर्भ में। और उस गर्भ में क्या होता है? भारी चीजें अंदर चली जाती हैं और निकल और आयरन का क्या बन जाता है? क्या आपने सुना हमारा कोर किससे बना है? बेरिस्फीयर भी कहते हैं। कोर इससे बना। और मेंटल किससे बना? सीमा से बना है कि नहीं बना? सिलिका, मैग्नीशियम। तो ये मेंटल है,
और ऊपर क्रस्ट बन गया। सभी लोगों को समझ में आ गया? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि चीजें बाहर आ गई, वायुमंडल, वायुमंडल में गैसें आ गई और गैसों से वर्षा होने लगी। क्यों? जल वाष्प बहुत ज्यादा है और उससे सारा का सारा पानी भर गया। यहां तक मेरे साथ सभी लोग? फिर कहा जाता है अर्थ सन का टूटा हुआ पार्ट है। बेटा पौराणिक कथा है, ठीक है, ये भी सिखा देंगे जब आपको यूनिवर्स पढ़ाएंगे तो कैसे बना। ऐसा नहीं है कि दिल टूटा एक दिन सूर्यदेव का और उन्होंने कहा जा धरती तू चल जा, ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है। आपका दिल बहलाने के लिए अब मैंने डिसाइड करा कोई दिल बहलाने की जरूरत नहीं, 22/22 नहीं आएंगे तो कोई दिल नहीं बहलाया जाएगा। सभी लोग मेरे साथ इसमें? अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको भौतिक भूगोल की परिभाषा क्या दी थी? भौतिक भूगोल किसका अध्ययन करता है? जल्दी से बताइए, किसी को याद है भौतिक भूगोल किसका अध्ययन करता है? पहला थलमंडल, दूसरा वायुमंडल, तीसरा जलमंडल, चौथा जैव मंडल। यही 4 मंडल का करता है कि नहीं करता है? जल्दी से बताओ। सर यही 4 थे। आप देखिए भूगोल बन गया कि नहीं बन गया। ये पानी क्या है? मैच करना है, मैच। पानी। तो पृथ्वी के सागरों में जल कहां से आया? पृथ्वी के सागरों में जल कहां से आया? लॉजिक लॉजिक, मैंने कहा भूगोल विज्ञान है। अधिकांश जल पृथ्वी के गर्भ से आया। कुछ जल अंतरिक्ष से भी आया, उल्कापिंड ले आए, वो अलग बात करेंगे। लेकिन अधिकांश जल हमारे महासागरों में जल कहां से आया बच्चों? पृथ्वी के गर्भ से आया। इस प्रक्रिया से आया, इन गैसों के बाहर निकलने की प्रक्रिया से आया। इसे क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया का भी नाम है बच्चों, लिख लीजिए इसका नाम, डीगैसिंग। डीगैसिंग, डीगैसिंग। सर हिंदी में लिखवा दीजिए। बेटा लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उत्सर्जन, गैसीय उत्सर्जन बहुत अहम चीज है। सर महासागर नमकीन कैसे हुए? तो महासागर ने यूपीएससी का एग्जाम दिया, फेल हो गए, तो दुख हुआ तो रोने लगे। महासागर रो रहे थे तो आंसू आए, आंसू नमकीन होते हैं, ठीक है। बैठे बैठे कुछ पूछ लो, जब महासागर पढ़ाएंगे वो भी बता देंगे कि यहाँ पर सागरों में लवण का स्रोत क्या है, वो भी बताएंगे। आज ये तो कर ले, है ना। पब्लिक डिमांड पे तुम लोग ग्रुप बनाए जाएं, आइए ग्रुप बनाते हैं। बहन अपने नोट्स बना रही हो क्या? अच्छा कैसे लिखती हो? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा बहन, ठीक है। ये जितने भी भाई आजकल ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, एक दो तो वो बनाते भी हैं, खान सर का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें इस नंबर पर। अरे खान सर बताएंगे ना अगर ग्रुप बनाएंगे सर तो, या वो चंपक बताएगा जो अपने बना रहा है उधर। जल्दी से डीगैसिंग और गैस उत्सर्जन लिख लिया। कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है अभी तक कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों? कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है? एक वर्ड ये घनीभूतीकरण याद रहेगा। इससे क्या हुआ? चीजें, भारी चीजें अंदर चली गई और हल्की चीजें बाहर आ गई। समझ में आ गया सभी लोग मेरे साथ? पानी मिल गया। अच्छा वायुमंडल कहीं पे दिख रहा है चित्र में? सर सब जगह वायुमंडल है। तो पृथ्वी का वायुमंडल कहां से आया बच्चों? पृथ्वी के वायुमंडल का स्रोत कहां है? पृथ्वी का गर्भ। पृथ्वी का अधिकांश वायुमंडल जो गैसें आई हैं वो कहां से आई? पृथ्वी के अंदर से आई हैं, जो गैसें हम जानते। अरे स्थलमंडल दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों, स्थलमंडल है या नहीं है इस चित्र में कहीं पर? बच्चों इस चित्र पे स्थलमंडल है कि नहीं है? जल्दी से बताओ बच्चों, स्थलमंडल में चित्र है कि नहीं है? स्थलमंडल में चित्र में भी क्या पूछ रहा हूँ, चित्र में स्थलमंडल कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा बच्चे, तो जल ही जल दिख रहा है। सर जल तो दिख रहा है लेकिन सर जल भी तो कहीं पर है ना, जल भी तो किसी चीज पर टिका हुआ है, वही तो स्थलमंडल है सर। जलों के सागर का भी तो अंदर, सागर की भी तो नीचे नितल होता है, ओशन का भी तो बॉटम होता है सर। स्थलमंडल भी मिल गया। बच्चों को भूगोल अपने सामने बनता दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? जल्दी से बताइए। क्या आपके सामने मैंने पूरी पृथ्वी का उत्पत्ति के साथ पूरे भूगोल का भी जन्म आपके सामने करवाया? स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये होता है भौतिक भूगोल का सिलेबस। ये इनके बारे में पढ़ लीजिए,
इनके बारे में पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। सर लेकिन जैव मंडल नहीं है। आप ये वाली बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जैव मंडल नहीं है। तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो जीवन योग्य दशाएं नहीं थी, तो जीवन बाद में आएगा। जब चीजें बेहतर हो जाएंगी, जब यहाँ पर गैसें आ जाएंगी, अभी देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन ने आना है, ऑक्सीजन आएगा, ओजोन की परत बनेगी, बहुत सारी चीजें होंगी, अभी नहीं बता सकते, आगे बताएं। ठीक है, पृथ्वी के सिद्धांतों की मैं बात कर रहा था, सभी लोग मेरे साथ हैं। मैं, अगर आपको कहीं पर लगता है कि कुछ नोट्स लिखने हैं, तो पहले, सबसे पहले क्या हुआ, प्लैनेट किस प्रक्रिया से बनता है, ग्रहीय अनुवृद्धि। पहली प्रक्रिया का नाम बच्चों लिख सकते हैं आप, यहाँ पर भी मैंने लिख के भी दिया। वो जो परिभाषा वाले बच्चे हैं, सर शुरू से पढ़ाइए, बेसिक से पढ़ाइए, एकदम बेसिक पे आ गए बेटा। ग्रहीय अनुवृद्धि, प्लैनेटरी अक्रीशन। प्लैनेटरी अक्रीशन, कैसे प्लैनेट जुड़ा, प्लैनेटरी अक्रीशन, ये पहला। इंग्लिश वालों के लिए ये हो गया। डेंसिटी डिफरेंशिएशन क्या है, घनीभूतीकरण, ये पहले समझा दिया बच्चों, फिर यहाँ डेफिनेशन दे रहा हूं। वाई नहीं, घनीभूतीकरण क्या है, पदार्थों का घनत्व के आधार पर परत बनाना। समझ में आया बच्चों, ये शायद फॉन्ट मिसिंग हो गया, तो ये परत बन गई। ठीक है, और ये क्या है, वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, उसे डीगैसिंग कहते हैं। वहां शब्द भी आ गए, सभी लोग मेरे साथ एकदम बेसिक से चल रहे हैं। दिस इज यूपीएससी टॉपर कमेंटिंग। अरे वाह राजा बाबू, कैसे आना हुआ, ग्रुप बनाना राजा बाबू, एक दो टॉपर वापर इंतजार कर रही हैं आपका, फूल की माला लेकर। यूपीएससी टॉपर टाइपिंग, बच्चे ना लिख दे चंपक भाई लिख रहे हैं। चलिए बच्चों, हो गए तीनों शब्द आ गए, एकदम बेसिक मैंने बात की है, एकदम बेसिक मैंने बात की है। बाकी राजा बाबू की चिंता मत करें, राजा बाबू लिख रहे हैं अपना कुछ कुछ, आप राजा बाबू ना बने। ठीक है, अब ये हुआ पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की सतह कैसे बनी, सबको बेसिक मिल गया। बेसिक बात की आज, बिल्कुल बेसिक बात की, और कुछ भी नहीं, कुछ लाग लपेट नहीं है। ये चीजें क्रम आना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, उत्तर अमेरिका का स्थल पढ़ना है। और यहाँ पे बात होती है कि सर प्लेट क्या है, ये क्या है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल जा रहा हूँ। पृथ्वी थी, कुछ सोचना नहीं है, वापस ले जाता हूँ। पहले सितारा, हमारा स्टार बना, ये ब्रह्मांड के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, भौतिक भूगोल में पढ़ाऊंगा। फिर हमारा ग्रह बना, हमारा ग्रह पहले आग का पिंड था, इसमें सब कुछ मिश्रित है और पिघला हुआ है। धीरे धीरे ये ठंडा होता है, गर्म चीजों में भारी चीज केंद्र में जाना चाहती है, हल्की चीज बाहर आना चाहती है, परपटी को तोड़ देंगे। प्रक्रिया का नाम घनीभूतीकरण, प्रक्रिया का नाम घनीभूतीकरण। और यहाँ पर जो हमने एक्रीशन, इसका भी नाम दिया था प्लैनेटरी एक्रीशन, प्लैनेटरी एक्रीशन। अब कुछ लोग यही शब्दों में फंस जाएंगे, कोई नहीं, ये जो टुकड़े हैं ना, कणों को एक साथ जोड़ने को एक्रीशन कहते हैं। तो सारे टुकड़े जुड़ गए और उसके बाद ये ब्लास्ट होता है, तलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल बन गया। और ये आपके लिए चिन्हित रूप से शब्द भी आ गए, प्लैनेटरी एक्रीशन, मतलब वृद्धि हो रही प्लैनेट की, छोटे छोटे कण आकर जुड़ गए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? यहां तक जो बताया इसे मान लीजिए, ये बिल्कुल मान लीजिए, ये बिल्कुल अपनी जगह पर चल रहा है। अब हम आ गए पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह पर बच्चे बार बार अजीब अजीब सवाल पूछते हैं कि सर कहीं पर पर्वत क्यों बन रहा है, कहीं पर ऐसे धंस क्यों रही है पृथ्वी, सर ऐसे पर्वत बन जाता है, सर कहीं पर आपने कहा पृथ्वी धंस गई, भ्रंश बन गया, ये सब क्या है सर, ये हमें समझ में नहीं आता। कहीं पर आपने कहा मैदान होते हैं सर, कहीं पर आपने कहा पठार होते हैं, कहीं पर आपने कहा पर्वत होते हैं, कुछ उच्च भूमि होती है, कुछ निम्न भूमि होती है। सर ऐसा क्यों नहीं है कि सब चीजें समतल हो, ऐसा क्यों नहीं है कि सब चीजें समतल हो? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, शुड बी देयर।
कोशिश तो यही होनी चाहिए, लेकिन ये ऊपर नीचे हो जाती है। तो एक बात बताइए, जब तक एक आदमी जीवित है तो उसके हार्ट का अगर चित्र बनाओ तो ये वाला होता है, ए होता है या बी होता है जीवित व्यक्ति का? ए होता है या बी? हार्ट का अगर स्कैन करोगे तो ए होता है या बी होता है? बी होता है। क्यों? क्योंकि हम जीवित हैं, हमारे अंदर बहुत सी प्रक्रियाएं हो रही हैं। जिस दिन फ्लैट हो गया उस दिन पूरी फिनिश। उस दिन क्या मिल जाएगा? मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। वो अलग बात है, कुछ तो यूपीएससी टॉपर है, राजा बाबू का ना खुल पाएगा, है ना? उनका मोक्ष कहीं और ही है। वो जो गूगल पे सर्च कर रहे हैं उनके लिए भी मोक्ष का वेबसाइट कुछ और ही है। इनकी बात कर रहा हूं। तो पृथ्वी में बच्चों, जल्दी से बताइए मुझे, ये मेरी पृथ्वी की सतह है, अंदर कुछ ड्रामा चल रहा है या नहीं चल रहा है? जल्दी से बताइए, अंदर पृथ्वी के अंदर कुछ ड्रामा चल रहा है कि नहीं? कुछ कार्यकलाप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? फुल ऑन ड्रामा हो रहा है। क्या हो रहा है? सर कुछ चीजें नीचे जाना चाहती, कुछ चीजें ऊपर जाना चाहती, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये क्या करेंगे? ये आंतरिक बलों को जन्म देंगे। कौन से बल? आंतरिक बल। जैसे मैंने कहा, पृथ्वी के पेट में गुड़गुड़ हो रही है, तो ये क्या कर देंगे? ये सतह को क्या कर देंगे? सतह को ऊपर धकेल देंगे। तो पर्वत कौन बनाता है? पर्वत कौन बनाता है? आंतरिक बल बनाते हैं। अंदर का ड्रामा क्यों हो रहा है? अंदर ड्रामा अभी भी बताया, अंदर भी तो घनीभूतीकरण आज भी चल रहा है। किसी ने कहा पृथ्वी कब फटेगी? बेटा रोज फट रही, रोज फट रही, रोज निकल रहा है उसमें से। समझ में? आंतरिक बल क्या कर रहे हैं? पृथ्वी की स्थिति स्तर पर क्या बना रहे हैं? इसको बच्चों में क्या ये स्थल आकृति कह सकता हूं? स्थल आकृति को रूपांतरित कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? आंतरिक बल। जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम के हैं, इंटरनल फोर्स, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस। सर ये कैसी होती हैं बताइए जरा। तो बेटा ज्वालामुखी यही है। अभी जो आपने सुना अफगानिस्तान में भूकंप आया, भूकंप एक आंतरिक बल के कारण आता है। समझ में आ गया? आंतरिक बल। अच्छा ये क्या करेंगे? ये जो पवन, मान लीजिए यहाँ पे पवन बह रही थी, सतह पे पवन बह रही थी, बीच में पर्वत आ गया, पर्वत ने अब व्यवधान लेकर आ गया कि नहीं आ गया? तो जो एक बैलेंस था उसे बिगाड़ दिया, नहीं बिगाड़ दिया? बिगाड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? पृथ्वी की सतह एक बड़े अच्छे संतुलन में थी, सपाट सतह थी, अब आपने उसे असंतुलित कर दिया। तो ये क्या हुआ? हवा या पवन का मार्ग बाधित हो गया। एक नदी बह रही थी, नदी का मार्ग बाधित हो गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? सब चीजों में अब आपने क्या कर दिया? असंतुलन ला दिया। तो प्रकृति क्या करती है? प्रकृति का नियम क्या है? संतुलन को वापस लाओ। तो प्रकृति इसको मारेगी किससे? बाह्य बलों से। बाह्य बल आ जाएंगे। तो बच्चों अभी मैंने आपको क्या सिद्धांत दिया? इस चित्र में क्या सिद्धांत मिला? पृथ्वी की जो सतह है उस पे स्थल आकृति बदलती रहती है। उस स्थल आकृति को बनाने और मिटाने वाले कौन से बल हैं? दो बल, आंतरिक बल, बाह्य बल। आंतरिक बल और बाह्य बल। सभी लोग मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ। सर आपको कैसे पता चला कि सर करोड़ों वर्षों तक बारिश हो रही थी? बेटा साक्षात ब्रह्मा जी आए थे, तारीख बता गए थे कौन सी तारीख को जो है उन्होंने शुरू करवाई, और क्लोज भी बताओ। कैलेंडर भेज दूं? 16 साल से पढ़ रहा हूं भाई, लिखित है ये सारी चीजें, शोध कार्य हुआ है। सर आपको कैसे पता चला करोड़ों वर्ष बारिश हुई? तुमको नहीं पता इसका मतलब ये थोड़ी कि दुनिया में किसी को नहीं पता। तुम जब पैदा हुए थे तो कहाँ खाना है और कहाँ पकाना है ये थोड़ी पता था बच्चे। बाद में बताया गया ना, सीख गए ना। आपको कैसे पता जी कैसे बारिश हुई थी? इंद्र देवता पर्सनली डिनर पे लास्ट टाइम आए थे तो बात हो रही थी, चल रहा था, बोले याद है वो 800 करोड़ जब हम बारिश किए थे? हम कहे सर हम थोड़ा बिजी थे क्लास के लिए, देख नहीं पाए। सर तारीख बता दीजिए, एक तो स्टूडेंट पूछेगा तो हम क्लास में बता देंगे। अंदर समझदारी की बात हो रही है कि पृथ्वी के अंदर बल है बाहर बल है। कह रहे सर अब आपको कैसे पता? बताओ, समझ में आ गई?
तो पृथ्वी क्या करना चाहती? संतुलन। अब एक बात बताओ बच्चों, सब लोग मुझे सुन रहे हो ना? मैं कौन हूं? मैं इस कक्षा का आंतरिक बल हूं। मैं इस कक्षा का आंतरिक बल हूं। मैं क्या करना चाहता हूं? मैं आपकी बुद्धि, समझ, इसका कौशल निर्माण करना चाहता हूं, इसे रूपांतरित करना चाहता हूं। कैट पे चचा कौन है? बाह्य बल है, और दोनों में चल रहा है। अगर वो असंतुलित करेंगे तो मैं इधर से धक्का दूंगा, मैं असंतुलित करूंगा तो आप धक्का दोगे, ये चलता रहेगा। एक और बात बताऊं, एक और उदाहरण दूं आंतरिक और बाह्य का बच्चों। तो बच्चों, आपने जिस परिवार में जन्म लिया, उस परिवार की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सोच आपको मिली या नहीं मिली, वो आपके आंतरिक बल है। आप जिस परिवार में जन्म लेते हो, वहां की सोच, सांस्कृतिक, वहां की सामाजिक, वहां की आर्थिक, वहां की राजनीतिक सोच आपको मिलती है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपके साथ समाज मिलता है, स्कूल आता है, कॉलेज आता है, और इसमें आप बहुत सी चीजें सीखते हो। कई बार आप उन जो मान्यताएं हैं उन पे प्रश्न भी उठाते हो कि ऐसा क्यों है। वो बाह्य बल है। कभी कभी इससे क्या होता है? असंतुलन होता है, आपकी सोच और पुरानी मान्यताओं में टकराव होता है। कई बार आप उन मान्यताओं को सही करने में सहायक होते हो, कई बार वो आपकी नई सोच में एक संतुलन लाने में सहायक होते हैं। आंतरिक और बाह्य बल ये होता है। समझ में आ गया? अंत तो गत्वा क्या आना है? बैलेंस आना। तो पर्वत क्यों बनते हैं बच्चों? इसी वजह। पठार क्यों बनते हैं? इसी वजह से। तो पूरी पृथ्वी पे स्थल आकृति क्यों है? ऐसा है। तो क्यों जाकर एंडीज पर्वत बन गए? एंडीज पर्वत बन गए क्योंकि दो प्लेटें आराम से नहीं बैठ पा रही थी। एक प्लेट टकराई और वो नीचे धंसने लगी, दूसरे को मोड़ दिया, नहीं बैठ पा रही थी। इन कारणों से हुआ। समझ में आया कि नहीं आया सभी लोगों को? ठीक है सर, क्या बता रहे हैं सर? आपकी एज कितना होगा? क्योंकि 16 साल से पढ़ा रहे हो, 8 साल का नौकरी की, इधर उम्र का यही, ये मनीष मेरी उम्र पता करना चाह रहा है। यार, लड़की थोड़ी हूँ जो शर्मा रहा हूँ। उम्र है मेरी 45 साल। कोई दिक्कत? बैठ के मेरी उम्र कर रहा है, ये कर ले। अब मेरी 45 हो गई, अब उससे क्या मिला तुम्हें? क्या मिला? तू सीधे। ये बाह्य बल है। ये बाह्य बल है जो क्लास को अपना जो चल रहा है। अच्छा, तुम ग्रुप तो नहीं बना रहे हो सवाल जवाब का? तो मोहल्ला का एज वेज ले रहे थे क्या? पल्स पोलियो के लिए पूछ रहे थे? नहीं, हम बड़े हो गए, हमको नहीं चाहिए पल्स पोलियो। बेटा तुम ले लो। मेरे सवाल से लग रहा है कि अभी 5 साल से कम हो, ले लेना। 2 बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन बोले हैं, ले लेना, पक्का से लेना बेटा। समझ में आ गया? ये आ गया। अरे सब चल, सब चंगा सी। बताओ क्या लिखा था यहाँ पर? तो ये जो है बल, आंतरिक और बाह्य बल थे। ठीक है बच्चों, ये मैंने पढ़ा दिया। सब चंगा सी। आंतरिक बल, बाह्य बल। ये जो उम्र देख रहे हैं, इन्होंने बहुत बैठ के हाई दिए बाई गॉड। मैं बता रहा हूँ ऐसा कि मास्टर जी अभी आपका स्क्रीन भस्म हो जाए, इतनी हाई दे दी। बताओ। चलिए, तो ये आंतरिक बलों से क्या आता है बच्चों? मैग्मा आता है, मैग्मा बाहर निकलता है, सतह पर निकलता है, और आप देख रहे हैं ऊपर नीचे कर देता है ये ज्वालामुखी। एंडोजेनेटिक फोर्स, आंतरिक बल। और उन पे बाहर से कौन से बल लगते हैं? एक्सोजेनेटिक फोर्स। और ये कोशिश क्या करते हैं? एक संतुलन की कोशिश करते हैं। ठीक है। कुछ लोग टेंशन, सर ये कौन सी लैंग्वेज है? सर हिंदी नहीं आ रही है। बेटा हिंदी नहीं, ये मैंने सोचा वो इंद्र देवता आए थे ना जो बता रहे थे कब से बारिश हो रही, मैंने इंद्र देवता से बोला अपनी लिपि देते जाइएगा, तो उन्होंने दे दी थी थोड़ी देर के लिए। चलिए अब आ जाए इस पर। थल मंडल के सिद्धांत क्लियर हुए या नहीं हुए? थल मंडल के कुछ सिद्धांत क्लियर हुए? क्योंकि कल मुझे कुछ और कराना है, क्योंकि मुझे वापस अब वायुमंडल में घुस जाना है। तो स्थल मंडल के सिद्धांत सभी लोग लिख लिए कि नहीं लिख लिए? ठीक है। फिर पानी कहाँ से आया अर्थ के अंदर? इंजेक्शन दिया था बेटा, इंजेक्शन। जैसे वो होली के गुब्बारे में भरते ना, एक टोंटी लगाई थी, उसमें आया। तो अर्थ के अंदर पानी कहाँ आया?
ये नहीं सोचे कि अर्थ के अंदर सोना कहाँ से आया, पहले पानी बताऊंगा, फिर पूछेगा सोना कहाँ से आया, फिर निकल कहाँ से आया, फिर आयरन कहाँ से आया। पूरे के पूरे पदार्थ सौरमंडल के नेबुला में बने थे, आज भी हैं, नेबुला में बनते हैं। पृथ्वी के अंदर पानी कहाँ से आया? तो बच्चों अब इस पर आ जाए, इसका उत्तर हमें देना है। और मैं क्यों इतना ज्यादा हिल गया, सब लोग उत्तर लेखन करना चाहते हैं, कि जब मैंने ये उत्तर पढ़ा। सर मरुस्थलीकरण के कई कारण हैं, जैसे भारत में रेगिस्तान का मरुस्थल जिसका निर्माण गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के आपस में लड़ने से हो, और एक सागर खत्म हो गया, उससे रेगिस्तान बन बहुत से, मतलब ऐसे मुशायरा चल रहा हो एकदम आंसर दिया जाएगा, वाह 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 वाह। इसका कोई मतलब नहीं है। प्रश्न ये था कि 30 डिग्री अक्षांश 30 डिग्री अक्षांश पश्चिमी तट पर क्यों गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं? ये क्या किया सर, एक गोंडवाना एक अंगारा, वहां राय टेथी सागर, और वो बन गया मरुस्थल, ऐसे बना। और उस मरुस्थल में लैला और मजनू मिले थे, बट क्योंकि टेथी सूख गया तो उस हुए उसमें डूब के मर गए। ठीक है, सिद्धांतों पे आना पड़ेगा। बात वही है कि सिद्धांत नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए पहले आपको स्थल के सिद्धांत दिए। इस प्रश्न को मुझे पढ़ के ये भी पता चला कि गोंडवाना और अंगारा के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है, वो भी दे दूंगा। ठीक है, तो मुझे ये समझाने के लिए एक थोड़ा चित्रण करना पड़ेगा, थोड़ा अफ्रीका बनाना है। अफ्रीका बनाएंगे बच्चों, आज एक मानचित्र और सीखें अफ्रीका। कल अफ्रीका का भूगोल भी शुरू कर देंगे। मुझे लगा एक उत्तर भी लिखते हैं, और आज सिद्धांतों पे बात हो रही है। सिद्धांत, स्थल मंडल के सिद्धांत समझ में आए, कैसे बना है स्थल मंडल कैसे बना, ऊपरी परत जो है वो कैसे बनी, अंदर मेंटल है, कोर है, और आंतरिक बल होते हैं, बाह्य बल। अभी जिस स्थिति पे आप हैं, आप उन्हें आंतरिक बल मान लीजिए और बाह्य बल, सिर्फ इतना करना है। ठीक है, अफ्रीका, एक फ्रेश शीट लेंगे, कॉपी को घुमा लेंगे और बीच में एक लाइन खींच लेंगे। फ्रेश शीट लिया, कॉपी को घुमाया, बीच में एक रेखा खींच ली सभी लोगों ने। यहां पर है सभी, एक बड़ा सा सी बना और इसको टच नहीं, इस रेखा को टच नहीं, ये विषुवत रेखा। जल्दी से सी बना दिए सभी लोग, सी बनाए, पहला सी बनाना है। यहाँ कोई चैट नहीं चाहिए, बनाना है। अफ्रीका बनाना सीख रहे हैं बहुत जल्दी। ये जो ऊपर का हिस्सा है थोड़ा सा बढ़ा देंगे। पहला मैंने सी बनाया, फिर मैंने ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा बढ़ा दिया। घर में दाल को तड़का लगाते ना, तो तड़का लगाने वाला जो तड़के का बर्तन होता है, ऐसा होता है कि नहीं, ये बर्तन और ये हैंडल होता है। कुछ घरों में हैंडल वाला नहीं होता, बिना हैंडल के किसी तरह पकड़ के कर रहे हैं। हैंडल वाला ये भगोना यहाँ लगा दिया। तो देखिए मैंने सीधा नहीं लगाया, ऐसा नहीं किया, थोड़ा हल्का सा उसको ढलान दे। 3 नंबर हो गए। एक सी बनाया, सी को ऊपर से खींचा, और हैंडल वाला पेन बनाना, घर वाला मत बनाना सर, मेरे वाला इतना ही है सर, उसको हम कपड़ा से उगना से पकड़ के कर रहे हैं, वो मत करना। बना दिए बच्चों। ये कौन सा खेलने का वो है, क्रिकेट है ना, क्रिकेट का बैट है। ये क्या है बच्चों, पहचान सकता है ये कौन से खेल के लिए है? सर ये तो हॉकी है सर, हॉकी है कि नहीं बच्चों? यहाँ पर एक हॉकी लगा दी। बहुत अच्छी बात है, आप एकदम पहचान गए, क्रिकेट का बल्ला है वो, बैट है और हॉकी। तो हमने क्या किया, सी बनाया, सी के ऊपर ये किया, इतना, और ये हॉकी स्टिक। 4 चीजें हो गई, सभी लोग मेरे साथ। अब यहां से वापस आऊंगा और नीचे चला जाऊंगा इस तरह से। कितनी दूरी तक, यहां से इतना दूरी गया तो लगभग उतना ही दूरी नीचे भी आ जाऊंगा, समान दूरी तक आना है। आ गए सभी लोग, आ गए कि नहीं आ गए? चलिए अब ध्यान दीजिए, सब लोग रुक जाइए, अब एक अहम चीज आने वाली है, सब लोग रुक जाइए। अफ्रीका को करना है। अफ्रीका में हम एक
आकृति का 1, 2 और 3 ये पे खत्म कर देंगे, अफ्रीका बन गया। जल्दी से देख लो। इसे मिटा देता हूँ, फिर से बना देता हूँ। एक बार जो लोग देख रहे थे, जिनको नहीं समझ में आया, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए सभी लोग। 1, 2 और 3 बना देंगे। चोंच भी बनानी है। बन गया। क्या बनाइए? खोल के देख लीजिए विश्व का मानचित्र। अफ्रीका ऐसा दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? जल्दी से खोल के देखिए। जल्दी से विश्व का मानचित्र खोल के देखेंगे। अफ्रीका मिल गया। अफ्रीका। दिव्या कुमारी कह रही है क्लास काफी नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। अगर दिव्या कुमारी अगर यूपीएससी मेरी क्लास देखकर पेपर बना रही हो तो बात ही क्या है ना बेटा? आप पास होने में इच्छुक हो ना? मान लीजिए किताब से आ गया और आप तो एनसीईआरटी की बात करें, यानी आप मेरे जो नोट्स दिए हो तो पढ़ने का इरादा ही नहीं है आपका। इतना कंजूसी मत करो यार। कोई भी ज्यादा पढ़ के आज तक मरा नहीं है, विश्वास रखो। ठीक है, एक और काम करें फिर से। जिन लोगों को लगा रहे यार बन तो गया यार, इतना मुश्किल तो नहीं है, सी बनाइए, जल्दी से सी बनाइए। बहुत सरल होता है, इतना कुछ है नहीं बनाने में। आप लोगों ने कहा आपको ड्राइंग नहीं आती, मैं तो सिर्फ एबीसी करवा रहा होता हूँ। सी बनाया। दूसरा क्या होता है, सी को ऊपर से थोड़ा सा खींच लिया। फिर क्या किया, घर में कौन सा दाल फ्राई। सर मैं दाल नहीं खाता। अरे कभी ऑमलेट बनाया होगा। सर मैं शाकाहारी हूँ। तो दाल क्यों नहीं खाता? फिर दाल खाया करो शाकाहारी। ठीक है, ये हो गया। और इसमें कौन सा खेल? हॉकी स्टिक। ऑलमोस्ट सी के लेवल पे आ रहा है। ठीक है, नीचे पहुंच गए। 1, 2, 3। विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ पर। इस द्वीप का नाम बताएंगे मुझे? विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप, इस द्वीप का नाम बताएंगे मुझे? और इन दोनों के बीच में जो जल का वो होगा, वो तो एक जल संधि होगी। जल संधि का नाम बता दो, पता चल जाएगा मुझे आपकी एटलस खुली हुई है कि नहीं। जल्दी से अब अफ्रीका का मानचित्र निकाल लेंगे। जल्दी से बताइए कितनी देर लगी अफ्रीका बनाने में? ज्यादा देर तो नहीं लगी? अफ्रीका बनाना कोई मुश्किल तो नहीं निकला? ये तो बहुत आसान है। ही करना है, ऊपर से खींचना है, दाल फ्राई, हॉकी स्टिक, टी को नीचे लेकर आए और बन गया सभी का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चों ने कहा सर ये द्वीप जो है ये है मेडागास्कर द्वीप। बहुत अच्छी बात, मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप। और ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक जल संधि। समझ में आ गया सभी को? चैनल। सभी मेरे साथ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक बड़ा भूखंड, बड़ा भूखंड पानी से चारों तरफ घिरा हुआ, बड़ा भूखंड पानी से चारों तरफ घिरा हुआ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? महाद्वीप। महाद्वीप। ठीक है, एक छोटा भूखंड पानी से घिरा हुआ क्या कहलाता है? द्वीप। क्या मैं कह सकता हूं महाद्वीप बड़ा होता है और द्वीप छोटा होता है? ठीक है, दो भूखंडों के बीच में संकरा पानी का रास्ता क्या कहलाता है? स्ट्रेट। और दो भूखंडों के बीच में पानी का रास्ता लेकिन थोड़ा चौड़ा, थोड़ा चौड़ा, ये क्या कहलाता है? पैसेज या? तो बच्चों चित्र देखकर क्या समझ में आ रहा है? अगर बड़ा होगा, बड़ा होगा तो क्या कहलाएगा? पैसेज या चैनल। संकरा पतला होगा तो क्या कहलाएगा? स्ट्रेट। बट है दोनों एक ही फैमिली के, एक ही परिवार के सदस्य लगते हैं कि दो भूखंडों को विभाजित करते हैं। दोनों कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पैसेज में अगर आपको याद हो, दक्षिण अमेरिका में आपको याद होगा ड्रेक्स पैसेज। इसको विभाजित कर रहा था, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को विभाजित, सॉरी अंटार्कटिका को कर रहा था। और अभी आपने क्या देखा? कौन सा चैनल देखा बच्चों? मोजाम्बिक।
तो अक्सर बच्चे इसी में फंसे रहते हैं कि सर चैनल और स्ट्रेट में अंतर क्या है, चैनल और स्ट्रेट में अंतर क्या है। ये सेम है, एक ही परिवार के सदस्य हैं। एक छोटा बच्चा है, कद में छोटा है और एक कद में ज्यादा है। एक पतला बच्चा है, एक मोटा बच्चा है। एक छोटा भूखंड है, एक बड़ा भूखंड है। तो ये छोटे वाली लघु श्रेणी में द्वीप आता है, लघु में स्ट्रेट आता है, और वृहत में क्या आएगा, पैसेज और चैनल। इसमें ऊर्जा अपनी बर्बाद करना बंद करेंगे। बेकार में फंसे हुए सर, हमें स्ट्रेट और चैनल का अंतर नहीं पता है सर, कितने मीटर है सर, किसने बताया आपको ये अंतर होता है सर। फिर मैं बताऊंगा, बताओ ये किसने बताया, फिर मुझे ब्रह्मा जी से जाके पता करना पड़ेगा किसने बताया। सभी को समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। तो हमने क्या ढूंढा, स्ट्रेट ढूंढा। क्यों मोजाम्बिक चैनल ढूंढा। और ये मैंने क्यों समझाया, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे सर इसको स्ट्रेट क्यों नहीं कहते। भाई ये काफी चौड़ा, ये काफी चौड़ा है। मैगेलन आप देखोगे तो बहुत पतला था, लेकिन ड्रेक्स पैसेज चौड़ा था, चाहे तो चेक कर लो। सभी लोग ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें चुनौतीपूर्ण नहीं। अच्छा ये बताइए मुझे कि ये जो आपका मेडागास्कर है, इसको कोई अहम अक्षांश काटता है क्या। इक्वेटर तो मुझे दिखाई दे रहा है, इक्वेटर तो मुझे दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइए। इक्वेटर तो मुझे दिखाई दे रहा है, कोई अहम अक्षांश काटता है क्या, जल्दी से सभी लोग। सर यहाँ पर तो मुझे मकर रेखा दिखाई दे रही, मकर रेखा, वाह, मकर रेखा। अगर ये मकर रेखा है तो बच्चों, मकर रेखा कितनी होती है, 23.5 डिग्री अंश अक्षांश दक्षिण। तो 30 डिग्री अक्षांश कहां होगा, इसके ऊपर या नीचे। 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश कहां होगा बच्चों, ऊपर या नीचे। 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश ये नीचे, ये है 30 डिग्री। बच्चों मरुस्थल के सिद्धांत पे कहां पे मरुस्थल होना चाहिए, अब बता दो, यहाँ पे मरुस्थल कहां पर होना चाहिए सिद्धांत। सर मरुस्थल यहाँ पर होगा। कौन से मरुस्थल है सर, नामिब मरुस्थल। कल मैंने आपको बताया था नामीबिया, कल नहीं फ्राइडे को बताया था नामीबिया। और यहाँ पे काला हारी सुना है, आज उस नियम पे बात होनी है। सभी लोग मेरे साथ, ये इसी अक्षांश में होता है, 20 से 30 के बीच में। अच्छा अगर यहाँ पे मकर रेखा है बच्चों, तो क्या कर्क रेखा भी इस महाद्वीप को छूती है, चेक करो जल्दी से। और मार्कर है तो चला लो। क्या मकर रेखा भी इस महाद्वीप को, मकर तो छूती है, क्या कर्क रेखा भी छूती है। हाँ सर वो भी छूती है। क्या वो हॉकी स्टिक को काटती है बच्चों, जल्दी से बताओ, हॉकी को काटती है कि नहीं काटती है कर्क रेखा। लगभग सेम इतनी ही ऊंचाई पे कर्क रेखा आनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ विषुवत से उतनी ही होंगी ना, 23.5 तो समान होगा। देखो मत बच्चों, बना लो और लिख लो यहाँ पर कर्क। सिद्धांत बताने जा रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, जलवायु के सिद्धांत। पहले क्या बताए, कौन से सिद्धांत बताए, थल मंडल के सिद्धांत बताए। अब मैं जलवायु के बता रहा हूं। यानी बच्चों 30 डिग्री कहां होगा, यहां कहीं पर होगा, 30 डिग्री उत्तर अक्ष। मरुस्थल बच्चों कहां होना चाहिए, मरुस्थल यहां पर है। हाँ सर सहारा मरुस्थल है यहाँ पर, ठीक है। मरुस्थल क्लियर है सभी लोग। तो ये तो अभी आया, अभी हम सिद्धांत पे नहीं पहुंचे, अब सिद्धांत पे आएंगे, अब हम सिद्धांत पे आएंगे। अफ्रीका बनाना आ गया, किसी को कोई दिक्कत। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारे मरुस्थल हैं। यहाँ पे सहारा का मरुस्थल है, यहाँ पे लीबिया का मरुस्थल है, यहाँ नूबिया का मरुस्थल है, बहुत सारे मरुस्थल है, बाद में करा दो। यहाँ तक क्लियर। अफ्रीका बनाना आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को। अफ्रीका पे सोचिएगा, कल अफ्रीका पे काम होना है, लेकिन मुझे आज सिद्धांत करने थे, बिना सिद्धांतों हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। खुशी कुमारी कह रही अक्षांश और देशांतर की रेखा बता दीजिए। पहले भी बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, विषुवत रेखा और इसके समान जो हॉरिजॉन्टल रेखा है इनको अक्षांश कहते हैं, और जो वर्टिकल रेखा है उनको क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ये वही है कि सर बेसिक से पहले ये पढ़ाओ, तो भाई अक्षांश देशांतर अभी नहीं कर रहे हैं, 37वीं क्लास हो गई है, तो ये अचानक प्रकट हुए हैं और आप सब जान रहे हैं, फिर ये क्लास में व्यवधान ज्यादा करेंगे। यहां तक समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अब
सभी लोग मेरे साथ 2 सर्कल बनाएंगे जल्दी से, 2 समान सर्कल बना ली। दो समान सर्कल बना लीजिए जल्दी से, बना लिए। मनीषा कुमारी काफी देर से पूछ रही है फैक्ट्री खनन क्षेत्र से दूर क्यों खोली जाती है। मनीषा जी आज नहीं बता रहा हूँ, तो अब आप यहाँ ध्यान दे दीजिए, नहीं तो आप ये छापती रहेंगी। मुझे लगा कब तक छापिएगा, है ना। मनीषा जी छापती रहें, मनीषा जी यहाँ ना छाप पाएंगी। अरस्तु, एरिस्टोटल, यूनान के ग्रीक फिलोसोफर हुए हैं एरिस्टोटल। इन्होंने इन्होंने विश्व को वायुमंडलीय पेटियों में बांटा और वो तापमान के आधार पे थी। तो तापीय पेटी, विश्व को तापीय पेटियों में बांधा। किसने बांधा? अरस्तु बांधा। ठीक है, जल्दी से लिख लेंगे, जल्दी से लिख लेंगे। यहां पर 30 डिग्री, यहां पर 60 डिग्री। गर्म, ठंडा, बर्फीला। ठीक है, गर्म, ठंडा, बर्फीला। सभी लोग मेरे साथ। गर्म को क्या कहा उन्होंने? ट्रॉपिकल। ठंडे को क्या कहा? टेम्परेट। किताबों में बच्चों आपने शीतोष्ण भी सुना होगा, इसलिए लिख रहा हूं। शीतोष्ण शब्द का प्रयोग होगा हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए, और उष्ण शब्द का भी प्रयोग होगा। सामान्य हिंदी में आप ले सकते हैं गर्म, ठंडा और बर्फीला। ठीक है, उष्ण, शीतोष्ण और शीत, इसको फ्रिजिड कहा। समझ में आ गया? किसने कहा? अरस्तु ने कहा। अरस्तु ने कहा कि सूर्य की किरणों के आधार पर मैं ये कहना चाहता हूं कि सूर्य की किरणें हमेशा इस क्षेत्र में लगभग लंबवत होती हैं, तो ये क्षेत्र हमेशा गर्म रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो ये ऊष्मा जो है ये कम होने लगती है। तो अब क्या हो गए आप? शीतोष्ण हो गए। और यहाँ पर तो उन्होंने कहा ध्रुवों पर तो भाई ऊष्मा लगभग पहुंचती ही नहीं है, ऐसे कोण पर आती है कि ये तो ठंडे होते हैं। तब बात हो गई जब एनसीईआरटी लिखी भी नहीं गई थी, जब आधुनिक विज्ञान हुआ भी नहीं था, जब पृथ्वी के बारे में जानकारी भी नहीं थी, तब एक दार्शनिक अरस्तु ये सोच पाया। और आज के छात्र इसको मानते भी नहीं। सर हम नहीं मान रहे, क्यों ऐसा है? सूर्य के आधार पर एक दार्शनिक ने देखा कि अगर पृथ्वी एक वृत्ताकार है, स्पेरिकल चीज है या सर्कुलर है, जो भी इतना वो मान पाते थे, तो उन्होंने कहा अगर फ्लैट होती तो सब जगह बराबर गर्म हो रही होती, लेकिन क्योंकि पृथ्वी गोल है तो यहाँ पर तो सूर्य की किरणें ज्यादा आएंगी, लंबवत आएंगी, वहां पर जो आएंगी एक कोण पर आएंगी, कम ऊर्जा जाएगी। और ये सिद्धांत उस व्यक्ति ने, एक दार्शनिक ने तब दिया था, आज तक सही है। तो ये याद रखेंगे सभी लोग। सभी लोग। बहुत सिंपल सी बात कही। और सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी तो समझ में नहीं आता। आज 2023 में आप 10वीं 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में हो, एक दार्शनिक जब विज्ञान का जन्म नहीं हुआ था वो इतनी कल्पना कर पाया, आप एक गेंद पे कल्पना क्यों नहीं कर पा रहे? तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपको क्या चाहिए? सर वो खनन के पास उद्योग क्यों नहीं खुलता? आप वो चैट में लगे हो। हम सब के यहाँ पे ना कान के पीछे एक बंदर है, वो चुप नहीं होता कभी। नहीं नहीं बोल रहा है, तुमको समझ नहीं आ रहा है, नहीं तुम्हारा सब गलत होने वाला है आज, नहीं 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 इतना आसान नहीं हो सकता। इस बंदर को कभी थप्पड़ मार के चुप कराइए, बोलिए क्लास ले रहा हूँ यार, पढ़ने दे। ठीक है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए, इस बंदर को बांध लीजिए। तो ट्रॉपिकल, टेम्परेट, फ्रिजिड, ये समझ में आया कितने लोगों को? कितने लोगों को समझ में आया? अब बताइए कैसा महाद्वीप है? अब टेस्ट है आपका। अफ्रीका कैसा महाद्वीप है? तापीय दृष्टि से अफ्रीका कैसा महाद्वीप है? अब टेस्ट है। कहीं तुम सोच रहे हो कि आज सर करा क्या रहे हैं,
आज सिद्धांतिक वो हो रही है, आपकी चेकिंग हो रही है। जल्दी से बता दी कैसा महाद्वीप है। तापीय दृष्टि से अफ्रीका कैसा महाद्वीप है, सर कैसे पता चलेगा? इस चित्र में कुछ ऐसा है जो वहां पर दिखाई दे रहा है। सर मुझे तो दिख नहीं रहा। दिव्य चक्षु बेटा, दिव्य चक्षु। 0 से 30, अधिकांशतः ये महाद्वीप 0 से 30 में खत्म हो जा रहा है, थोड़ा सा हिस्सा ही बाहर है। 0 से 30 श्रीमान अरस्तु के द्वारा कौन सा महाद्वीप क्या है? कटिबंधीय। तो अगर आप अफ्रीका में ऐसे लोग पाते हैं जो श्वेत हैं, उनकी त्वचा का रंग गहरा है, भूरा है, काला है, वो क्यों है कि 12 के 12 महीने यहाँ गर्मी रहती है और त्वचा को बचाने के लिए त्वचा में एक मिलेनिन नाम का पिगमेंट आ जाता है। रक्षा के लिए एक बायोलॉजिकल कार्य है वो, जिससे उनकी त्वचा में मिलेनिन की मात्रा अधिक होती। यूरोप में आप सबको बताना चाहता हूँ बच्चों, यूरोप 30 से 60 में रहता है। 30 से 60 कैसा है बच्चों? 30 से 60 उष्ण है। यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही, इसलिए यूरोपीय मूल के लोगों को मिलेनिन की जरूरत नहीं है, इसलिए उनकी त्वचा का रंग क्या होता है? कम मिलेनिन वाला, हल्के रंग का, इसलिए वो गोरे कहलाते हैं और अफ्रीका के लोग काले कहलाते हैं। है केवल बायोलॉजिकल अडेप्टेशन, है केवल बायोलॉजिकल अडेप्टेशन। और ऊपर जाएंगे तो और रंग कम हो जाएगा, क्योंकि उनको मिलेनिन की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पर मिलेनिन की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि मिलेनिन एक प्राकृतिक तरीका है जो हमें स्किन के, त्वचा के कैंसर से भी बचाता है, लेकिन इन लोगों को त्वचा के कैंसर की संभावना अधिक होती है। आप अगर कभी गए हो समुद्र किनारे और अगर आपने किसी गोरे को देखा हो तो अपने सारे शरीर पर क्या मल रहा होता है? सनस्क्रीन, वो क्रीम लगा रहा होता है। और अपना तमिलनाडु का भाई एकदम खुद ही सनस्क्रीन बना हुआ, उसको कोई सन परेशान नहीं कर सकता। वो हमारी अपनी एक बायोलॉजिकल कैपेसिटी। समझ में आया सभी लोगों को? आ गया सभी लोगों को? सिर्फ आप अक्षांश देखकर उस महाद्वीप का जलवायु का तापमान बता सकते हैं। किसके सिद्धांत पे? बहुत पुराना अरस्तु के काल में। सर आपको कैसे पता ये अरस्तु ने किया था? अरस्तु आए थे, कल सपने में आए थे, अक्सर आते रहते हैं लोग, मुझसे मिलना है, इनका आना जाना है। और कैसे हुआ सर, आप इतना कैसे जानते हो? या जब से तुम्हारी चैट पढ़नी शुरू की मैं सबको ही जानता हूँ, तो जितना तुम लेकर जाओगे मैं उतना ही लेकर जाऊंगा। मैंने कहा ना, क्लास में मास्टर तो एक ही है, क्लास में मास्टर तो एक ही है। सबको समझ में आ गया? ये वाला नियम क्या करना है? अभी रट लेना है। इसको समझाऊंगा भी। कब समझाऊंगा? जब हम जनरल ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हैं। ये याद हो गया सभी लोगों को? किसी भी महाद्वीप का अगर करना हो तो मुझे अभी बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। मुख्यतः सभी लोग दिमाग लगाएंगे, इसीलिए आप लोगों को 30 डिग्री की रेखा हमेशा बताता हूं। अगर ये मेरा अफ्रीका महाद्वीप है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ये मेरा अफ्रीका महाद्वीप है, मुझे इसकी मूल तापीय स्थिति पता करनी है। व्हाट इज द टेम्परेचर लाइक? तो नियम कैसे पता करूंगा? फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूला। पहले 0 ढूंढो, फिर ढूंढो 30 कहाँ है। यार 30 तो दक्षिण में था, सर ने बताया था यहाँ पर मकर है। अच्छा, तो ये 30 होगा। अब बता दीजिए मूलतः ये कैसा महाद्वीप है? कैसा महाद्वीप है? अधिकांशतः कैसा महाद्वीप है ये? दक्षिण अमेरिका अधिकांशतः कैसे है? सर ये तो गर्म है, मोस्टली गर्म है। अच्छा, अर्जेंटीना में आप देखते हैं लोग ठंडे गोरे होने लगते हैं, अर्जेंटीना के लोग गोरे होंगे। ब्राजील के लोगों की त्वचा बिल्कुल भारतीयों जैसी है, ये भारत जैसी जलवायु। ब्राजील में आप जाएंगे बिल्कुल हमारे जैसी त्वचा वाले लोग मिलेंगे, अर्जेंटीना में जाएंगे आप गोरे मिलेंगे। सिंपल सिंपल नियम, ज्योग्राफी फॉर्मूला है भाई। बट सर शुरू से समझाओ। बे सुन, शुरू से समझा रहा हूँ, अरस्तु के घर में जाके घुस के लेकर आया हूँ। शुरू से समझाओ। शुरू वो वाला कि जिससे तुम शुरू होगे। सर एनसीईआरटी क्लास 6 पेज 1 से शुरू करो, वो थोड़ी होता है। मास्टर है, मास्टर है, बहुत चीजें पढ़ी है यार। शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? एक बार मोहब्बत हो गई तो फिर से शुरू नहीं होती है, जहां पहुंच गई पहुंच गई। अच्छा, एक और टेस्ट ले लें, जल्दी से बताओ। जब इतना ही समझ गए हो तो अब तो आप उत्तर अमेरिका भी बनाना जानते हो। इसका बताओ जरा मुझे कैसा है?
पता चलेगा कैसा है। कितने लोग बता पाएंगे जल्दी से, ये बताइए। शालू सिन्हा पूछी कि अरस्तु को कैसे पता गर्म है। शालू सिन्हा अरस्तु शालू सिन्हा थोड़ी थे। अरस्तु समझदार इंसान थे। अरस्तु ने कहा सूरज की किरणें। शालू जी ऐसे पता चला, जब तक रहेगा समोसे में आलू, वो शालू वाला गाना है ना, वो समोसा नहीं लगाया अरस्तु जी ने, अरस्तु जी ने दिमाग लगाया था। सर अरस्तु को कैसे पता चला, ये बहुत बढ़िया। पहले बताए जब हमें सिद्धांत बना रहे थे तब शालू जी अपने ही उसमें आलू में व्यस्त थी। अब अचानक बोली कि सर अरस्तु को कैसे पता चला। और सबसे बड़ी बात, ये शालू जी शालू होंगी ये भी भरोसा नहीं, हो सकता है शैलेंद्र हो, प्यार से शालू कहलाते हो सकता है ग्रुप बनाने के लिए शालू नाम धर लिया हो। हम पहले ही बताए मजाक करोगे तो हमें भी आता है मजाक। चलिए, तो नियम तो एक ही है भाई, पता करने का एक ही तरीका है, अक्षांश पता होने चाहिए। विषुवत रेखा छूती है? नहीं सर, नहीं छूती। और कौन सी रेखा पता है? सर वैसे तो याद नहीं, लेकिन आपने बताया था कि कर्क रेखा सी के मध्य से निकलती है। सर ये याद है, बहुत अच्छी बात है, इतने में तो अपना काम बन जाएगा। तो 30 डिग्री कहाँ होगी? ये 30 डिग्री है। सर आपने ये भी बताया था कि आर्कटिक वृत्त जो है ये यहां से हडसन को काटता है, ये आर्कटिक वृत्त है। अगर आर्कटिक 66.5 होता है तो 60 कहाँ होगा बच्चों? सर 60 लगभग यहाँ होगा, हो सकता है, लगभग बता रहा हूँ बच्चों, मेरे को एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं। अगर ये 60 हुआ, ये 30 हुआ, तो मामला एकदम क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप फालतू के उसमें नहीं, अरस्तु को कैसे पता चला कि आज खाने में टींडे बने हैं या भिंडी, ये वाला नहीं कर रहे हो तो भाई ज्योग्राफी तो बहुत क्लियर है, फंडा क्लियर हो जाएगा। जल्दी से बता दो कैसा महाद्वीप है, और बता दो यूएसए में लोग की स्किन का कलर क्या है। लोग जनरली आप गोरे देखेंगे कि नहीं देखेंगे, वो अलग बात है कि गोरे बाहर से भी आए, यूरोपीय मूल के आए, लेकिन यूरोप भी तो इसी अक्षांशीय पेटी में है। तो कैसा, जल्दी से बता दो बच्चों। हितोष है सर, इसमें तो डाउट ही नहीं है। आज मैं क्या पढ़ा रहा हूं सभी लोगों को? आपको लगता है कि भूगोल केवल रटने की चीज है, मेरे लिए भूगोल विज्ञान है, मेरे लिए भूगोल बहुत क्लियर विज्ञान है। अगर आपको पता चल जाए कि यार ये सिंपल चीज, और अरस्तु के सिद्धांत से कुछ नया लाया भी नहीं, मैं तो ट्रेंड हूं मौसम विज्ञान में, बट मैं इतना सिंपल लेकर आया हूं कि इसी से आपको कहीं पर भी अगर आपसे पूछ लो बच्चों यहाँ पर कैसा होगा, सर बर्फीला होगा, यहीं से तो बर्फीले तूफान आते हैं सर, बर्फीले तूफान। यहाँ पर कैसा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं अच्छा बच्चों ये बताओ कि माउंट मिशेल के आसपास का एरिया कैसा होगा, सर शीतोष्ण होगा। बच्चों प्रेरी कैसा घास क्षेत्र होगा, सर शीतोष्ण होगा, एकदम क्लियर है हमें। अच्छा ये बताओ बच्चों, यहाँ पर जो रियो ग्रांडे है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यहाँ पे जलवायु कैसी है, सर गर्म होगा, गर्म होगा। अच्छा बच्चों चक्रवात कहाँ पर ज्यादा आएंगे, जो उष्ण चक्रवात होते, सर चक्रवात तो यहाँ पर आएंगे, उष्ण चक्रवात। सर वहां शीतोष्ण भी होता है लेकिन भारी वाला चक्रवात यहाँ आएगा। ये सारे नियम केवल उससे पता चल जाते हैं कि आप किस पेटी में। समझ में आ गया, पेटी इंपॉर्टेंट। और किसका मैंने यूज किया, सिर्फ अरस्तु के सिद्धांत का, इतना काफी है। दूसरा गोला तैयार है सब लोगों का, दूसरा गोला तैयार है, दूसरा गोला। अब इसमें भी यही कर दीजिए, जल्दी से रेखाएं खींच दीजिए। 30 60 30 60, ठीक है। और इसके नीचे लिखा था, क्या लिखा था, तापीय पेटी। इनके नीचे लिख दो ताप पेटी। चिंता मत करो, 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। आज के सिद्धांत आपके जलवायु को मुझे मदद करेंगे, मुझे जलवायु समझानी है, ठीक है। दीप परिहार बोले सर अमेरिका में रेड इंडियन भी तो थे बेटा, किस क्षेत्र में थे वो, जो इनका सभ्यता है, मायन सभ्यता है, वो सारी सभ्यताएं कहाँ थी, कि ज्योग्राफी पता करके आना किस अक्षांश में थी बेटा वो, ठीक है। जब आपको इतना पता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा पता करिए कि वो सभ्यता किस अक्षांश, तो आप पाएंगे थोड़ा सा उनके बारे में। यहाँ तक क्लियर सभी लोग? ये क्या है, दाब पेटी।
तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हाई दाब, यहाँ पर लो, यहाँ पर हाई, यहाँ पर लो, यहाँ पर हाई, यहाँ पर लो, यहाँ पर हाई। हाई मतलब उच्च होता है, लो मतलब निम्न दाब होता है। हाई लो और यहाँ पे लिख देंगे 7 दाब पेटियां। विश्व में 7 दाब पेटियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7। प्रांत की बात करें 7 दाब पेटियां हैं। बस बच्चों, खत्म करने वाला। अब आपको नियम यह है कि हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब पे जाती हैं। पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब पे जाती हैं और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये पवनें मुड़ जाती हैं, पवन मुड़ती हैं। किस दिशा में? उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहां पे मुड़ती हैं? टू द राइट, दाहिने और मुड़ जाती। ठीक है। हवा कहां से कहां जाती है बच्चों? हाई से लो जाती है। पहला नियम क्या है? हाई से लो। और उत्तरी गोलार्ध में कहां को मुड़ जाती हैं? दाहिने, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। कौन सा बल है? कुछ लोग बल का नाम भी जानते होंगे, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल सुना है? श्रीमान कोरियोलिस के नाम पर। ठीक है, समझ में आ गया? 30 से 60। यहां भी हाई से लो जाएंगी बच्चों, यहां भी हाई से लो जाएंगी और ये बाएं मुड़ जाए। बच्चों ये बताइए, मैंने बाएं क्यों मोड़ा, दाएं क्यों नहीं मोड़ा? बाएं क्यों मोड़ा बच्चों, दाएं क्यों नहीं मोड़ा? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में दाएं है, दक्षिणी गोलार्ध, ये तो जीरो है ना बच्चों। दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाता है? बाएं हो जाता। समझ में आ गया? ठीक है, मुझे क्लास खत्म करनी है। इससे ज्यादा आज नहीं बताऊंगा, इस चित्र को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। बट आपको मुझे एक पहेली सॉल्व करनी है क्लास खत्म करते हुए। बिल्कुल, दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने लेफ्ट को मुड़ जाती हैं, बाएं मुड़ जाती, कल बता दूंगा, फिर से बताऊं। और उत्तरी गोलार्ध में कहां मुड़ जाती है? दाएं मुड़ जाती है। किस वजह से? पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल आता है, उस बल को कोरियोलिस बल कहते हैं, जो चीजों को दाएं मोड़ता है और बाएं मोड़ता है गोलार्ध के साथ। क्या मैं आपसे पहेली पूछ सकता हूँ? देखो कितने लोग पहेली कर सकते हैं। इस महाद्वीप पे अधिकांश पवनें कौन से तट पर आती हैं? देखो कितने लोग पकड़ पाए, कितने लोग इस पहेली को सॉल्व कर पाएंगे। इस महाद्वीप पर, उत्तर अमेरिका में कौन से तट पर अधिकांशतः पवनें आती हैं? इस तट को कहते हैं पूर्वी तट, इसको कहते हैं पश्चिमी तट। जल्दी से बता दीजिए कौन से तट पर आएंगी। देखो कितने लोग लॉजिक लगा रहे हैं। कहां पर आएंगी? पूर्वी तट पर ज्यादा पवने हैं या पश्चिमी तट पर ज्यादा पवने? पहली बात तो इसकी पेटी में भूमि सबसे ज्यादा कौन से हिस्से में है? ये सबसे बड़ा हिस्सा है कि नहीं? तो महाद्वीप कैसा है? प्रमुखतः शीतोष्ण है। इस चित्र में चलते हैं, अपने गोले में आ जाते हैं। सब गोले पे आ गए। कहां पर है उत्तर अमेरिका? कौन सी पेटी में? 30 से 60 बना दूं? मैं बना दूं, आप मत बनाना, मैं बना दूं। बताइए कौन से तट पे पवने, कौन से तट को मार रही हैं पवने? अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस होगा तो आप कहेंगे इस तट को। इस तट से तो दूर जा रही है, इससे तो परे जा रही है ना बच्चों। कौन से तट पे आ रही हैं? पश्चिमी पे या पूर्वी पर? कितने लोग पहेली पकड़ पाए थे मेरी? कितने लोग पहेली पकड़ पाए थे मेरी? महाद्वीप पर वर्षा कहां होगी? अब पता चला कि उत्तर अमेरिका में वर्षा यहां पर ज्यादा होती है
और यहाँ पर कम होती है। क्यों? पवनों की दिशा। अक्षांश हमें वहां का तापमान बता देते हैं जो अरस्तु ने सिखाया, और हवा वहां की वर्षा बता सकती है जो हमें उन पेटियों से। आज की क्लास में विश्व भूगोल को एक ब्रेक दिया गया। क्यों ब्रेक दिया गया? किसी कारण से ब्रेक दिया गया। मान जाओ भाई, सिद्धि छात्र की तरह। आज सिद्धांत थे, कुछ सिद्धांत मिले। सभी लोग आसान सिद्धांत बताऊंगा, बहुत सिंपल बताऊंगा, और उन्हें विश्व पे तभी लगा दूंगा ताकि आपको सिद्धांत लगता हुआ दिखाई दे, आपको पता चले रहे ये तो सिद्धांत ऐसे लग भी गया, तो आपका विश्वास भी रहेगा। एक दिन वैसे आज अफ्रीका शुरू कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि बिना सिद्धांतिक आधार के कुछ छात्र जो है अपनी लय नहीं पा पा रहे। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने डाउट पूछा वो नहीं, वो तो अपना अटके हुए हैं, उन्हें तो ग्रुप बनाना है। लेकिन मुझे पता है कि बहुत से छात्र यहाँ पे सीरियस हैं। जैसे मैंने कहा ना, केजीएस की टीम एकदम प्रेरित है, एकदम प्रेरित है कि हमें पता है कि बच्चे अपने सपनों के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं उन छात्रों से बात कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि हम जल्दी जल्दी से सिर्फ महाद्वीप महाद्वीप कर दें और सिद्धांतिक आधार ना दें, तो थोड़ी सी गलती हो जाएगी। उस शिक्षक को पता होना चाहिए। ठीक है? तो पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की सतह कैसे बनी, उसके अंदर कुछ नाटक हो रहा है, कुछ बाहर हो रहा है, और सब संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे स्थल आकृतियां बन रही हैं, आज हमने उस पर चर्चा की। आज हमने केवल अरस्तु के सिद्धांत से बता दिया विश्व की पेटियां बहुत आसानी से आपको तापीय पेटियां मिल सकती। आपको केवल अक्षांश पता होने चाहिए, वो मैं हर बार आपको बता देता हूँ, कहाँ मकर रेखा और कहाँ पर आर्कटिक रेखा। हमेशा आप देखते होंगे मैं पहले बताता हूँ। और मुझे इनकी जलवायु की बात करनी है, तो जलवायु कल से आ जाएगी। अफ्रीका के महाद्वीप में हम जलवायु भी करेंगे। छात्र मुझसे पूछते हैं सर पहले से क्या पढ़ूं, तो हो सकता है अफ्रीका के बारे में यदि आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि थोड़ा बहुत जो भी आप पृथ्वी के बारे में जानते हैं एनसीईआरटी से पढ़ते रहें। ठीक है? आशा है आप बिना मानचित्र दुखी नहीं हुए होंगे आज। पहला। दूसरी चीज, मैं टेस्ट के स्कोर में फुल से नीचे नहीं मानूंगा, मेरा मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर आप क्लास में एकदम प्रेरित होकर प्रक्रिया से चल रहे हैं, आप विश्वास करिए आपका आखिर में सही हो जाएगा। निश्चित रूप से डर लगता है, डर किसे लगेगा? जिसने कुछ डाला हो। एक बात बताइए बच्चों, आप लोग तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, क्या आपको चिंता है नीट की परीक्षा में क्या आने वाला है? नीट जो एमबीबीएस की परीक्षा, उसमें चिंता है आपको? क्या आपको डर है नीट की परीक्षा में इस बार क्या आएगा? नहीं है, क्योंकि वो आप परीक्षा ही नहीं दे रहे हो। तो डर बच्चों किसे लगता है? उस बच्चे को लगता है जिसने सच में कुछ प्रयास किया। यार मैंने इतनी मेहनत की है, मैं भूल ना जाऊं। जिसने मेहनत ही नहीं की, यूपीएससी टॉपर, टाइपिंग, गिविंग कमेंट, राजा भैया एकदम राजा बाबू बने हुए हो। तो राजा बाबू की हमें टेंशन ही नहीं है, लेकिन आपकी टेंशन है जो आप लिखते हो जायज की सर मुझे डर लगता है मैं भूल ना जाऊं। बिल्कुल सही लगता है, आता रहेगा, रिवाइज करते रहो, होता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्स्ट्रा 5 मिनट और रोका मैंने। मैं 8 बजे तक क्लास लेता हूँ, 2 घंटे की। आज तो खास सिद्धांत भी लेने थे। कई बार कोशिश करता हूँ 7:30 खत्म करने की। मैं ये भी जानता हूँ बहुत से लोगों का डेटा खत्म हो जाता है, तो प्लीज उसे रिकॉर्डिंग में ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट। जय हिंद।